ले जी, आज आपको एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाने लगा हूँ। वो कहानी है चिले की। उन पुएब्लो एन लूचा, which means the people will continue to fight or the people will fight। अब देखते हैं कि इसकी कहानी क्या है। चिले आप देखेंगे कि बड़ा चिल सा एक मुल्क है, पतला सा दुबला सा मुल्क है, लंबा सा। इनफैक्ट कुछ इलाका अंटार्कटिका का भी वो कहते हैं कि ये भी हमारा ही हिस्सा है, अगरचे वहाँ कोई बंदा ना बंदे की ज़ात रहती है और वो एक्चुअली उनके कोई ख़ास कंट्रोल में भी नहीं है, मगर वो कहते हैं कि जब भी हम आबाद कर सकेंगे तो ये हमारा होगा। उनकी पॉपुलेशन भी थोड़ी सी है, 19.63 मिलियन इस वक्त, यानी कि कराची से छोटा है। उनकी आबादी कराची से छोटी है। यहाँ पे कितने लोग जो हैं वो कराची से हैं? ओके, सो आपसे वो छोटे ही हैं, फिक्र ना करें, ठीक हो गया। और 40% उनकी आबादी सिर्फ एक शहर में रहती है, विच इज़ देयर मेन सिटी, विच इज़ सैंटियागो। ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि चिली बहुत ही पतला मुल्क है। यू कैन गो अक्रॉस इट वेरी वेरी क्विकली एंड 40% आबादी यहाँ पे रहती है। हेयर इज़ अ लिटिल पिक्चर ऑफ इट। आप देख सकते हैं कि पहाड़ों के साए तले ये एक बड़ा खूबसूरत सा शहर है। चिले की कहानी यही है कि 1535 के अंदर जब स्पेनिश यहाँ पे आए, उन्होंने डिस्कवर किया, तो जिस तरह बाकी साउथ अमेरिका के अंदर बल्कि पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर इंडिजिनस लोग रहा करते थे, तो यहाँ पे भी मापुची लोग रहा करते थे। और स्पेनियर्ड्स ने जब कोशिश की कि यहाँ पे हम कॉन्कर कर लें, तो इन्होंने बड़ा रेजिस्ट किया और रेजिस्ट करके एक दफ़ा उनको भगा ही दिया स्पेनियर्ड्स को, विच इज़ रेयर एज यू नो, बट दे वर गुड फाइटर्स। इन 1541 स्पेनियर्ड्स फिर दोबारा आए अंडर पेड्रो दी वेल्डिविया और इन्होंने फिर कॉन्क्वेस्ट शुरू की और इस दफ़ा वो कामयाब हुए। एंड ही इनफैक्ट सेट अप द सिटी ऑफ सैंटियागो। ही वाज द फर्स्ट वन टू फाउंड इट। उसके खिलाफ भी वो लड़ते रहे और इनफैक्ट 1553 में उसको पकड़ भी लिया और उसको कत्ल भी कर दिया। ये देखें, ये एक बड़ी फेमस तस्वीर है दैट इज़ पिक्चराइजिंग हाउ वेल्डिविया इज़ बेसिकली सेटिंग अप Santiago as a city which becomes the capital city of the country। ये जो मापुची लोग हैं, इनके रिबेलियंस फिर बार बार जारी रहे। 1598 में एक रिबेलियन हुआ, 1655 में एक रिबेलियन हुआ, 1683 में फाइनली स्पेनियर्ड्स ने ये कहा कि यार इस तरह करते हैं कि ये जो स्लेवरी वाला सिस्टम है इसको हम ख़त्म कर देते हैं, फोर्स लेबर और स्लेवरी वाला सिस्टम, क्योंकि जैसे हम इनको गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं ये भड़क पड़ते हैं, हम हमारे खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं। सो वी शुड एंड दैट। इनफैक्ट द वर्ड मापुची मीन्स पीपल ऑफ द लैंड एंड दे रेजिस्टेड स्पेनिश कॉलोनियलिज्म फॉर 350 ईयर्स। इट्स रेयर टू सी दैट। मैंने आपको क्यूबा की कहानी सुनाई और इलाकों की कहानियाँ सुनाई जहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन तकरीबन ख़त्म हो गई, मगर ये अभी तक कायम हैं। सो दैट्स क्वाइट नाइस। दे हैव देयर ओन कल्चर, दे हैव देयर ओन फ्लैग, दे हैव देयर ओन ड्रेस, दे हैव देयर ओन आइडेंटिटी एंड सो ऑन। एंड दे कंटिन्यू टू स्ट्रगल फॉर देयर राइट्स कि हम हमारे जो इंडिजिनस राइट्स हैं और जो हमारी इंडिजिनस टेरिटरीज़ वगैरह हैं यहाँ पे रियासत ना आए तो बेहतर है। लो जी, 1810 के अंदर जब नेपोलियन बोनापार्ट की लड़ाई हुई स्पेनिश किंग के साथ और उसने स्पेनिश किंग को डिफीट कर दिया, तो जारी बात है इसके नतीजे में चिले के अंदर भी एक प्रॉब्लम तो पैदा होना था। पहले तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि ठीक है जी, वी आर ऑटोनमस अंडर द स्पेनिश एम्परर एक्सेट्रा, मगर फिर उसके बाद एक मज़ीद लड़ाई शुरू हुई फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ चिले और वो फाइनली जाके 1818 में मुकम्मल हुई, व्हेन चिले बिकेम एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट एज अ कंट्री। एंड दिस वाज द लीडर ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, बर्नार्डो ओ हिगिंस उसका नाम है। अब जिस तरह बाकी लैटिन अमेरिका के हवाले से आप सुन चुके हैं, तो चिले में भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं था कि सबसे टॉप लेवल की एलीट वही थी जो कि स्पेनिश बोर्न लोग थे। दे वर द मोस्ट पावरफुल क्लास। सारे जो टॉप गवर्नमेंट की पोजीशन से वो उनके कंट्रोल में होती थी, चर्च भी उनके कंट्रोल में होती थी और मिलिट्री पोजीशंस भी उनके कंट्रोल में होती थी, और जो बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग है, हासिएंडा वगैरह, वो इनके कंट्रोल में, माइंस भी इनके कंट्रोल में और तिजारत भी बेसिकली इनके कंट्रोल में होती थी। और इनसे जो नेक्स्ट लेवल पे की एलीट थी उनको क्रियोल्स कहा जाता है। दे वर द अमेरिकन बोर्न स्पेनियर्ड्स, यानी कि वो भी स्पेनिश हैं मगर वो वहाँ चिले में ही पैदा हुए हैं, तो वो नंबर 2 लेवल पे आ जाते थे। और ये भी हासिएंडा बेस्ड एग्रीकल्चर में भी थे, वीट में, कैटल में, लोकल गवर्नेंस में भी अहम किरदार अदा करते थे, मगर जो टॉप लेवल की पोजीशंस है ना वो हमेशा प्योर स्पेनिश लोगों को जाया करती थी, क्रियोल्स को नहीं जाया करती थी। सो दोज वर इनफैक्ट रिजर्व्ड एट दैट टाइम कि नहीं ये पोजीशंस जो है ना ये तो हम प्योर स्पेनिश लोगों को देंगे। सो आपको याद होगा कि रेस
और क्लास जो है ना बड़े इंटरट्वाइंड हैं इस कॉलोनियल सिस्टम के अंदर। ज़ाहिर बात है इसके नतीजे में एक रिजेंटमेंट थी क्रियोल एलीट में कि भाई सानू क्यों नहीं टॉप पोजीशन मिलती, असी को काम काटे गए हैं। तो ये एक टेंशन बहरहाल दोनों में मौजूद रहती थी। जो मिडिल और वर्किंग क्लास उसमें मेस्तीसोस अगेन जस्ट लाइक बिफोर, जो मिक्स्ड लोग थे, कुछ इंडिजिनस इंडियन और कुछ स्पेनिश ब्लड के जो मिक्स्ड लोग थे वो प्रोफेशनल्स हुआ करते थे, आर्टिजन्स हुआ करते हैं, थे भी और हैं भी, मर्चेंट्स, फार्मर्स, सोल्जर्स वगैरह, यानी मिडिल क्लास के लोग ये ज़्यादातर लोग थे, वर्किंग क्लास में भी। और फिर उनके नीचे ऑफ कोर्स द इंडिजिनस पीपल जिनसे इन्फोर्स्ड लेबर करवाया जाता था, कभी कभार debt bondage के ज़रिए and so on and so forth. In fact, they had a system which is the encomienda system, which I've again murdered that pronunciation, I'm sure. But anyway, there you have it. It was a forced kind of system. And Chile is different from Brazil and the Caribbean इस सेंस में कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अफ्रीकन स्लेव्स नहीं आए। यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में अफ्रीकन स्लेव्स नहीं आए, सिर्फ कोई 6 से 10 हज़ार स्लेव्स आए। उसकी वजह ये थी कि ये वो ऑल द वे ऑन द अदर साइड था ना, वेस्टर्न कोस्ट पे था। तो जब ये स्लेव्स आते भी थे तो बेसिकली ये ब्राज़ील में आते थे, फिर वो वहाँ से ख़रीद लेते थे, या अर्जेंटीना में आएंगे तो वहाँ से ख़रीद लेंगे, सेकेंडरी मार्केट थी। इसलिए कोई बहुत बड़ी अफ्रीकन पॉपुलेशन कोई बहुत बड़ी अफ्रीकन पॉपुलेशन चिले में नहीं है। और वो जो क्यूबन जिस तरह आप पॉपुलेशन देखते हैं क्यूबा के अंदर, वैसी इतनी बड़ी पॉपुलेशन यहाँ पर मौजूद नहीं है। मगर बहरहाल कुछ अफ्रीकन स्लेव्स ज़रूर थे, एंड दे वुड ऑफन वर्क एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स एक्सेट्रा, डोमेस्टिक सर्विस में, माइनिंग में, हासिएंडास के अंदर भी एंड सो ऑन। बट जनरली दिस वाज नॉट अ स्लेव इकोनॉमी, ठीक है। वो ज़रूर था कि इन्फोर्स्ड लेबर सिस्टम ज़रूर था, बड़ी बड़ी प्लांटेशन ज़रूर थी, ऑल ऑफ दैट। सो एक बहुत बड़ी लैंडेड क्लास थी जिसके पास बेतहाशा ज़मीन वगैरह थी, वो उसकी एरिस्टोक्रेसी थी, और वो स्पेनिश हुआ करती थी या फिर क्रियोल, और नीचे इंडिजिनस वगैरह मेस्तीजोस मिक्स्ड लोग जो हैं वो काम किया करते थे। मगर उस किस्म की बड़ी बड़ी स्लेव प्लांटेशंस जैसे कि हमने कैरिबियन के अंदर और ब्राज़ील के अंदर देखी हैं, यहाँ पर नहीं थी। अब दिलचस्प बात यह है कि पूरे लैटिन अमेरिका में नहीं बल्कि पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पूरी 19th सेंचुरी में तकरीबन एक जंग चलती आई, और वो जंग थी बेसिकली कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स की जंग। कंजर्वेटिव्स वो लोग थे जो कि कहते थे लैटिन अमेरिका के अंदर कि हम एक सेंट्रलाइज्ड मजबूत किस्म की रियासत बनाएंगे, फ़ौज होगी, ब्यूरोक्रेसी होगी, सब कुछ हमारी सेंट्रलाइज्ड होगा। और वो चर्च के बहुत करीब थे, कैथोलिक चर्च को बड़ा सपोर्ट करते थे, चर्च को लीड करते थे इनफैक्ट यही कंजर्वेटिव्स एंड सो ऑन। और जनरली स्पीकिंग वो प्रोटेक्शनिस्ट थे, वो फ्री ट्रेड वगैरह के हक में नहीं थे। वो कहते थे कि नहीं, हमने अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करके रखना है। जो सबसे बड़ी लैंडेड एलीट थी बेसिकली चिली की, वो कंजर्वेटिव थी, बल्कि लैटिन अमेरिका की टॉप लेवल की जो एलीट थी। और कैथोलिक चर्च भी कंजर्वेटिव्स के साथ थी, और क्लर्जी वगैरह ऑब्वियसली, मिलिट्री और एरिस्टोक्रेसी भी बेसिकली उन्हीं के साथ थी, ठीक है। और उसके बाद थे लिबरल्स। लिबरल्स जो है वो कहते थे हमें फ्री मार्केट चाहिए, वो कहते थे चर्च को ज़रा अलहदा करो, हमें सेक्युलरिज्म चाहिए। ख़वातीन के हकूक़ की बात भी उन्होंने बाद में करनी शुरू की, और उन्होंने कहा कि फेडरल हुकूमत होनी चाहिए, यानी कि सेंटर के पास इतनी कुव्वत नहीं होनी चाहिए। मेनली बिकॉज जो कंजर्वेटिव्स थे वही सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ करते थे, तो कहते थे कि बेहतर है कि ऑटोनॉमी वगैरह हो, क्योंकि प्रोविंसेस के अंदर लिबरल्स तगड़े थे, तो कहते थे कि ज़रा डिसेंट्रलाइज किस्म की हुकूमत बनाओ। These were people who were often from the middle class, they were often the creoles, they were urban professional, merchants and business owners। ख़ास तौर पे वो merchants और business owners जिनकी तिजारत मुल्क से बाहर होती थी, वो अक्सर जो है कहते थे कि भाई ये प्रोटेक्शनिज्म वगैरह हमें नहीं चाहिए, and so on and so forth। They were also small land owners, farmers वगैरह, और जो वर्किंग क्लास और अर्बन वर्किंग क्लास और आर्टिजन्स वगैरह वो भी इनके साथ थे। दोनों ही बड़े तगड़े थे, तकरीबन बराबर बराबर इनकी कुव्वतें थी। तो एक तरफ वो थे जो कि बेसिकली जो स्पेनिश एलीट थी ओरिजिनल, वो अक्सर कंजर्वेटिव हुआ करती थी। दूसरी तरफ वो थे जो क्रियोल्स थे, वो अक्सर थोड़ा बहुत लिबरल्स की साइड पे ज़्यादा होते थे। जितना कोई ज़्यादा अमीर होता था उतना वो ज़्यादा कंजर्वेटिव्स की साइड पे हुआ करता था। जनरल रूल आपको बता रहा हूँ। ये जो लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स के दरमियान लड़ाई है, इसी लड़ाई को बड़ी खूबसूरत तरीके से गैब्रियल गार्सिया मार्केज़ ने अपनी किताब 100 Years of Solitude में डिपिक्ट किया है, जो कि अब एक सीरीज़ भी बन गई है, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बात की। गॉर्जस सीरीज़ में दोबारा से कहूँगा, क्योंकि वो वाकई जो ये लड़ाई थी कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स के दरमियान, उसको बड़ी खूबसूरती से कैप्चर करती, उसकी एसेंस।
दिस बुक ऑफ कोर्स इज बेस्ड इन कोलंबिया, मगर ये लड़ाई हर जगह हो रही थी, पूरे लैटिन अमेरिका में हो रही थी, बल्कि जैसे मैंने कहा कि पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट में हो रही थी। जो कंजर्वेटिव्स थे पहले तो उनको कामयाबियां हुई, ठीक है, चिली के अंदर 1829-30 के अंदर, 1891 के अंदर, कोलंबिया के अंदर 1899, 1902, वेनेजुएला के अंदर 1830, 1900, एक्वाडोर के अंदर 1860, मेक्सिको के अंदर 1830s, 1850 एंड देन 1864। आप देख सकते हैं कि अर्ली विक्ट्री सारी कंजर्वेटिव्स को जाया करती थी। और जनरली स्पीकिंग कंजर्वेटिव्स का कलर हुआ करता था खासतौर पे कोलंबिया के अंदर ब्लू, या तो वो ब्लू पहनते थे या कभी वाइट पहन लेते थे, कभी ग्रे भी पहन लेते थे, मगर बेसिकली ये उनके कलर्स थे। दूसरी तरफ थे लिबरल्स, एंड बिलीव इट और नॉट, लिबरल्स का उस ज़माने में कलर होता था रेड। अगर आप अपने घर को पेंट कर देते थे ब्लू, इसका मतलब है कि आप कंजर्वेटिव पार्टी के साथ हैं, और अगर आप अपने घर को पेंट कर देते थे रेड, इसका मतलब है आप लिबरल पार्टी के साथ हैं। रेड्स को या लिबरल्स को फिर 1800 के आगे जाके लेट 1800 के अंदर, मिड टू लेट 1800 के अंदर ज़्यादा कामयाबियाँ मिलनी शुरू हुई। मिसाल तौर पे मैक्सिको इन 1910 जो मैक्सिकन रेवोल्यूशन भी है, अर्जेंटीना इन 1852 टू 1862, उरुग्वे इन 1865, एक्वाडोर इन 1895 एंड ब्राज़ील इन 1889। आप देख सकते हैं तमाम विक्ट्रीज या लेट 19th सेंचुरी या अर्ली 20th सेंचुरी, यानी शुरू के अंदर कंजर्वेटिव जो स्वीप कर रहे थे, इस सिविल वॉर के अंदर जीत रहे थे, दे वर द रियल पावर होल्डर्स, तो लिबरल्स को वो क्रश कर रहे थे। फिर बाद में जाके लिबरल्स जो हैं वो ज़्यादा ताकतवर हुए। अब हैरान कौन बात आपको ये लगे कि उस ज़माने के जो रेड्स थे, जो रेवोल्यूशनरीज थे, और वो पहनते भी रेड थे तकरीबन ऑल ओवर लैटिन अमेरिका, वो लिबरल्स हुआ करते थे। लिबरल्स वर द रेड्स ऑफ देयर डे, लिबरल्स वर द, इन अदर वर्ड्स, द रेवोल्यूशनरीज ऑफ द 19th सेंचुरी। उस ज़माने में कम्युनिस्ट तो होते कोई नहीं थे, तो उस ज़माने के जो इनकलाबी हुआ करते थे वो लिबरल्स अपने आप को कहते थे, लिबरल्स थे, और उनका झंडा उस ज़माने के अंदर लाल लैटिन अमेरिका में कम से कम हुआ करता था। अब दिलचस्प बात मुझे ये भी लगती है, ये मेरा अपना ख्याल है, रीडिंग के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है, मगर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये जो लैटिन अमेरिका के अंदर लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स की लड़ाई पूरी 19th सेंचुरी को एक तरह से कवर करती है। कई सिविल वॉर्स, एक जंग नहीं, कई सिविल वॉर्स उसमें हो रही। It very closely parallels the struggle in the United States of America in the same period between Lincoln and the southern states that were the slave-holding states. यानी अमेरिकन सिविल वॉर और लैटिन अमेरिकन सिविल वॉर तकरीबन मुझे एक जैसी महसूस होती हैं। किस सेंस में? इस सेंस में कि जो रूरल एलीट थी और जो बड़े बड़े प्लांटेशन ओनर्स थे, बड़े बड़े हैसिएंडा ओनर्स हैं, बड़े बड़े लैटिफुंडिया ओनर्स वगैरह हैं, या जो साउथ के अंदर जो स्लेव प्लांटेशन ओनर्स थे, जो कॉटन वगैरह बनाते थे, ब्लैक स्लेव्स को यूज़ करते थे, वो सारे बेसिकली कंजर्वेटिव थे। और वो कंजर्वेटिव जो थे वो अक्सर चर्च के भी बड़ा करीब हुआ करते थे, सोशली भी कंजर्वेटिव थे, पॉलिटिकली भी कंजर्वेटिव थे, एंड सो ऑन। और आज भी आप गौर करें कि आप अमेरिका के अगर सदर्न स्टेट्स में जाएंगे, जिसको बाइबल बेल्ट कहा जाता है, तो वो स्टेट्स काफ़ी कंजर्वेटिव स्टेट्स हैं, ठीक है। ये जो आप अमेरिका का इमेज लेके बैठे हुए एज ए लिबरल पैराडाइज, ये दूसरे स्टेट्स हैं, ये न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को ख़ास तौर पे वो लिबरल स्टेट्स हैं। मगर जब आप बाइबल बेल्ट में जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि आप समझेंगे कि अमेरिका तो बड़ी लिबरल पैराडाइस है, और यहाँ तो सारे लोग जो हैं वो बड़े कंजर्वेटिव भी हैं, और आप सरप्राइज होंगे कि बड़े रिलीजियस हैं इनफैक्ट अमेरिका के अंदर। हालांकि आपका इंप्रेशन शायद डिफरेंट है, मगर यहाँ इसको बाइबल बेल्ट कहते ही इस वजह से हैं क्योंकि इट्स वेरी वेरी रिलीजियस और वेरी कंजर्वेटिव। फ़र्क ये ज़रूर है, दो फ़र्क भी हैं। फ़र्क एक तो ये है कि जबकि नॉर्थ अमेरिका में जो लड़ाई हो रही थी, जिसमें इब्राहिम लिंकन एक तरह से लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और जो सदर्न स्लेव होल्डिंग स्टेट्स थे वो कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो इस लड़ाई में जो वन ऑफ द सेंट्रल क्वेश्चंस वाज ऑफ कोर्स स्लेवरी। ग़ुलामी एक सेंट्रल क्वेश्चन था, और इब्राहिम लिंकन ने पहले तो कहा कि मैं अब इस ग़ुलामी को मज़ीद फैलने नहीं दूंगा, जिस वजह से सदर्न स्टेट से लड़ाई हुई, और बाद में इब्राहिम लिंकन ने कहा कि इसको ख़त्म करना हमने, ठीक है। तो इस बुनियाद पर फिर पहली लड़ाई जो सिविल वॉर है, यूएस सिविल वॉर, वो इस बुनियाद पे हुई। इसमें लिंकन जो कि लिबरल है, वो सेंट्रिस्ट था, वो कहता था फेडरल गवर्नमेंट को मजबूत करना है, और जो कॉन्फेडरेशन थी, सदर्न कन्फेडरल स्टेट्स थे, वो बल्कि कहते थे कि हमारी ऑटोनॉमी और हम अलहदा होना चाहते हैं। असल में ये ऑटोनॉमी और सेंट्रलाइजेशन का क्वेश्चन इट डिपेंडेड कि कौन कहाँ पे ताकतवर है। अगर फेडरल गवर्नमेंट में लिबरल्स ताकतवर हो जाते थे, लिबरल्स कहते थे सेंट्रलाइज कर दो, और अगर कंजर्वेटिव्स ताकतवर होते थे तो वो कहते थे सेंट्रलाइज कर दो। और दूसरा ऑब्वियसली फ़र्क ये था कि लैटिन अमेरिका में द फाइट वाज नॉट सो मच ओवर दिस सिस्टम ऑफ स्लेवरी, प्लांटेशन स्लेवरी, बट इट वाज डेफिनेटली ओवर लैंड, द लार्ज लैंडेड सिस्टम्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। और वहाँ पे जो लिबरल्स थे वो अक्सर और बेशतर
यही कहते थे कि हमें फेडरल सिस्टम चाहिए, हमें इन अदर वर्ड्स के ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए। सो ये थोड़े से फ़र्क भी हैं, मगर जो दो फैक्शंस लड़ रहे हैं एसेंशली वो एक ही जैसे हैं, और दोनों में जो मुश्तरक बात है वो यही है कि एक तरफ वो इंटरेस्ट हैं जिनको मैं लिबरल्स कह रहा हूँ, जो बेसिकली अब एक कैपिटलिस्ट किस्म की इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। वो ज़्यादातर जो हैं या तो ख़ुद बूर्जुआ हो चुके हैं या समझते हैं कि यही सही रास्ता है आगे की तरफ जाने का। और जो कंजर्वेटिव्स हैं जनरली वो लैंडेड क्लास है, जिसको हम ट्रेडिशनली फ्यूडल वगैरह कहते हैं, वो है नहीं उस ट्रेडिशनल सेंस में, शायद उनको फ्यूडल कहना दुरुस्त भी ना हो, ख़ास तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, क्योंकि दे आर ऑलरेडी इंगेजिंग इन कमोडिटी प्रोडक्शन, दे आर ऑलरेडी इंगेज्ड इन अ वेरी बिग मार्केट इकोनॉमी, ग्लोबल मार्केट इकोनॉमी के साथ वो जुड़े हुए। सो देयर आर मिक्सचर ऑफ कैपिटलिस्ट एंड फ्यूडल इंटरेस्ट। मगर आप ये कह सकते हैं कि यस वो लार्ज लैंडलॉर्ड्स थे, तो लार्ज लैंडलॉर्ड्स कंजर्वेटिव्स की साइड पे थे, और जो बिजनेस इंटरेस्ट थे जिन्होंने आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वो बेसिकली लिबरल्स के साथ थे। कभी कभार मैं ये सोचता हूँ कि कितनी ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री होती अगर लिंकन जैसा लीडर जो है लैटिन अमेरिका के अंदर लिबरल्स को जिता देता एक दफ़ा और कंजर्वेटिव्स को मुकम्मल तौर पे शिकस्त दे देता। क्योंकि अमेरिका के अंदर तो यही हुआ ना कि लिंकन वन दैट वॉर, लिंकन ने कंजर्वेटिव्स को उड़ा के रख दिया ना, लिंकन ने सदर्न स्टेट्स को उड़ा के रख दिया। बहुत बड़ी जंग थी, मैं आपको बता चुका हूँ, 6-7 लाख बंदा मरा उस जंग के अंदर। इतना बंदा कभी किसी जंग में अमेरिका का मरा ही नहीं, ना वर्ल्ड वॉर 1 में, ना वर्ल्ड वॉर 2 में, किसी जंग में नहीं, ना कोरियन वॉर में, ना वियतनाम की जंग में। मगर बहरहाल दे वन अ डिसाइसिव विक्ट्री, ठीक है, दे वन दैट स्ट्रगल। जबकि लैटिन अमेरिका में ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट कई स्टेट्स में कंजर्वेटिव्स ही जीते रहे, कई स्टेट्स में कंजर्वेटिव्स डोमिनेट करते रहे, कुछ स्टेट्स में कहीं कहीं लिबरल्स भी जीते, मगर जनरली लैटिन अमेरिका जो है वो कंजर्वेटिव साइड पे ज़्यादा रहा। शायद अगर लैटिन अमेरिका के अंदर लिबरल्स जीत जाते तो लैटिन अमेरिका की मज़ीद आगे कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट एक्सेलरेट हो जाती, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कि मैं समझता हूँ कि लिंकन की कामयाबी ने अमेरिकन कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट को बहुत तेज़ी से आगे पहुँचाया, एक्सेलरेट किया, कैटलाइज किया। सो वन ऑफ द रीजंस जो अक्सर कहा जाता है कि लैटिन अमेरिका की बैकवर्डनेस इन कंपैरिजन टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो ये भी है कि लैटिन अमेरिका के अंदर वो जो लार्ज प्लांटेशन टाइप वाला सिस्टम था, हैसिएंडा सिस्टम और लैटिफुंडिया सिस्टम वगैरह, उसका रिफॉर्म नहीं हो सका क्योंकि कंजर्वेटिव्स जो हैं वो बहुत ताकतवर साबित हुए। मगर बहरहाल चिले के अंदर 1851 के अंदर प्रेसिडेंट मैनुअल मॉन्ट केम टू पावर, और ही वाज इन पावर टिल 1861 and he started to liberalize the constitution, ठीक है। So he did come to power and the presidency at least was captured by the liberals, even though कांग्रेस जो थी वो कंजर्वेटिव्स के पास थी, मगर प्रेसिडेंट की पोस्ट जो थी वो लिबरल्स के पास थी। तो उसने कुछ लैंड ओनर्स की प्रिविलेजेस और इवन चर्च की प्रिविलेजेस को रिड्यूस किया। तो हम ये कह सकते हैं कि 1851 के बाद चिले के अंदर कम से कम जो लिबरल्स थे वो कंजर्वेटिव्स के बराबर ही थे, मगर प्रेसिडेंशियल पोजीशन उनके पास आ चुकी थी और ये एक पावरफुल पोजीशन थी, और लिहाजा वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस भी लेके आ रहे थे, बराबर बराबर चल रहा था। इसी पीरियड के अंदर चिले की जंग हुई 1879 से 84 तक, जिस विच इज कॉल्ड द पैसिफिक वॉर या द वॉर ऑफ द पैसिफिक। इस जंग के नतीजे में चिले नॉट ओनली केम आउट ऑन टॉप, नॉट ओनली डिड दे विन, द नेवी एब्सोल्युटली वन द वॉर, बट इट इंक्रीज्ड इट्स ओन टेरिटरी बाय एटलीस्ट 1/3। बोलिविया से और पेरू से उन्होंने बहुत सारी टेरिटरी कैप्चर कर ली, अपने मुल्क का हिस्सा बना लिया उसको। और दूसरा ये कि चिले नाउ बिकेम अ मिलिटराइज्ड स्टेट। उन्होंने कहा यार ये फ़ौज तो ज़बरदस्त यार, इससे तो हमें बड़ी टेरिटरी भी मिल गई है, इसको और मज़ीद बढ़ाया जाए। और उन्होंने प्रशिया को मॉडल देखा। प्रशिया ऑफ कोर्स इज़ द स्टेट जिसके इर्द गिर्द पूरा जर्मनी पूरा इकट्ठा हुआ, जर्मन एम्पायर वगैरह बना। और प्रशिया की खासियत ये थी कि उनकी फ़ौज बड़ी ज़बरदस्त थी। एवरीबडी न्यू दिस कि प्रशियन आर्मी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो वो भी उसको अपनी मिलिट्री को प्रशियन मिलिट्री के ऊपर मॉडल किया करते थे और कहते थे हमने वैसी मिलिट्री बननी। चिले वॉज द मोस्ट मिलिटराइज स्टेट इन ऑल ऑफ लैटिन अमेरिका। सबसे बड़ी फ़ौज, सबसे बड़ी नेवी उस ज़माने के अंदर चिले के पास ही थी, ठीक है। सो इट वॉज द मोस्ट मिलिटराइज स्टेट एट दैट टाइम, और उनको बेनिफिट भी उसका हुआ। मगर 1891 के अंदर दोबारा सिविल वॉर हुई अगेन बिटवीन द कंजर्वेटिव्स एंड द लिबरल्स। ये बड़ी दिलचस्प किस्म की सिविल वॉर इसलिए थी क्योंकि प्रेसिडेंट साहब के साथ फौज थी, मगर कांग्रेस जो है उसके साथ नेवी थी। प्रेसिडेंट मैं आपको बता चुका हूँ लिबरल था, और कांग्रेस जो बैठी हुई थी वो कंजर्वेटिव थी। कांग्रेस कहती थी सदर जो है वो तो डिक्टेटर बन गया है। सदर कहता था कांग्रेस तुम तो सारे लैंड ओनर्स और बड़े बड़े हैसिएंडा ओनर्स हो और हमने ये सब कुछ तब्दील करना है।
तो इसकी वजह से इस सिविल वॉर के अंदर जंग हुई। आप सोच सकते हैं कि कभी नेवी और आर्मी के दरमियान, एक ही मुल्क की नेवी और आर्मी के दरमियान जंग हो जाए, एक ही मुल्क के प्रेसिडेंट और कांग्रेस के दरमियान जंग हो जाए। चिले के अंदर ऐसे ही हुआ और कामयाबी एक्चुअली नेवी को हुई एंड द नेवी वन एंड दैट मेंट दैट द कंजर्वेटिव्स वन, दैट मेंट कि जो लार्ज हासिएंडा ओनर्स वगैरह, लैंडलॉर्ड्स वगैरह हैं, दे एक्चुअली वन। इसलिए हम कहते हैं कि ये पीरियड इज़ द एंड ऑफ द लिबरल रिपब्लिक जो प्रेसिडेंट मॉन्ट से शुरू हुआ और 1891 तक चला। एंड नाउ वी स्टार्ट विद द पीरियड ऑफ द पार्लियामेंट्री रिपब्लिक जो कि 1891 से 1925 तक चलता है। अब दिलचस्प बात समझने की ये भी है कि अगरचे हमारे जहन में ये बात आती है हमेशा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम बेहतर है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम बुरा है, या कभी कभार हमारे जहन में उलट बात आ जाती है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम अच्छा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम बुरा है। मगर जब आप लैटिन अमेरिका का एनालिसिस करेंगे और जनरली भी जब मेरा ख्याल है पॉलिटिकल एनालिसिस करेंगे, तो आप सिर्फ ये ना देखें कि जी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के नतीजे में जो है ना एक बंदे के पास ज़्यादा इक़्तिदार है या नहीं है, या जो है ये है वो है, बल्कि आप ये देखें कि प्रेसिडेंसी के पीछे कौन से तबकात हैं जो कह रहे हैं प्रेसिडेंट शुड बी मोर पावरफुल, या फिर ऑल्टरनेटिवली पार्लियामेंट के पीछे कौन से तबकात हैं जो कह रहे हैं नहीं पार्लियामेंट शुड बी मोर पावरफुल। यहाँ पे आप देखते हैं कि बेसिकली पार्लियामेंट के पीछे जो है कंजर्वेटिव्स एंड दूसरी तरफ प्रेसिडेंट के पीछे लिबरल्स। अब लेट 19th सेंचुरी में और इनफैक्ट उन्हीं इलाकों में जिसको कि चिले ने बोलीविया से छीना और अपना हिस्सा बना दिया और बोलीविया को लैंडलॉक भी कर दिया, कट ऑफ वगैरह भी कर दिया, तो इन्हीं एरियाज़ के अंदर दिलचस्प बात यह है कि बहुत बड़े पैमाने पर माइनिंग के रिजर्व्स निकलने शुरू हो गए। पेरू और बोलीविया से जो ज़मीनें उन्होंने ली थी, कॉपर के रिजर्व्स और नाइट्रेट के रिजर्व्स निकलने शुरू हो गए। और सबसे पहले यहाँ पे ब्रिटिश आए और ब्रिटिश ने इन्वेस्टमेंट की और सबसे पहली माइनिंग जो है ब्रिटिश ने यहाँ पे शुरू की। और फिर ऑब्वियसली जैसे जैसे अमेरिकन कैपिटलिज्म जो है वो बढ़ता चला गया, तो अमेरिका बादशाह ने कहा कि असी को मर गए हैं, असी भी आ सकते हैं, असी भी थोड़ी माइनिंग डेवलप कर सकते हैं। तो 1900 के बाद नेचुरली अमेरिकन स्टार्टेड टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर इनटू चिले, स्पेशली इनटू इट्स माइनिंग इन कॉपर एंड सो ऑन। By 1925, the liberals had once again reorganized themselves, come back into power, और उन्होंने अब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन पास किया जिसमें वंस अगेन उन्होंने प्रेसिडेंट की पावर्स को इंक्रीज किया, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट भी की। बाय द वे, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट का मामला ख़वातीन के हकूक़ के साथ बिल्कुल इस तरह से जुड़ा हुआ था लैटिन अमेरिका में। उसकी वजह ये थी कि जो ख़वातीन के डिवोर्स के और मैरिज के और इस किस्म के जितने मामलात थे वो चर्च उनको डोमिनेट करती थी, कैथोलिक चर्च। और कैथोलिक चर्च उस ज़माने के अंदर भी और वैसे जनरली भी इन हिस्ट्री was very very conservative with respect to women's rights, very conservative। मिसाल वो डिवोर्स वगैरह और इस किस्म चीज़ों के हक हकूक़ और ख़वातीन को नहीं दिया करते थे। तो इससे कई ज़्यादा हकूक़ इनफैक्ट इस्लाम के अंदर मुसलमान ख़वातीन के पास थे जो कि कैथलिक्स नहीं देते थे, प्रॉपर्टी वगैरह इन चीज़ों पे भी। सो जब सेपरेशन चर्च और स्टेट की होती है तो उसके नतीजे में एक्चुअली द पीपल हु गेन द मोस्ट आउट ऑफ दैट वर द वुमेन एक्सेट्रा। तो लिबरल्स ने ये किया और मज़ीद उन्होंने कुछ लेबर राइट्स भी देने शुरू की और ये कहा कि जी कुछ केन्जियन डिमांड मैनेजमेंट करेंगे, कुछ इसको सिचुएशन को देखेंगे। अब देखें ना 25 के अंदर वो इक़्तिदार में आ रहे हैं दोबारा से, तो 29 के अंदर आपको पता है पूरे पीरियड के अंदर बहुत बड़ी इकोनॉमिक डिप्रेशन वगैरह भी है। एंड फाइनली दे सेड कि चर्च के हाथ से एजुकेशन निकालो, सेक्युलर एजुकेशन करो। आपको पता है यहाँ पे अगर कोई जमीयत वाले ने ये बात सुन ली तो वो तो कहेगा सर सेक्युलर एजुकेशन नहीं हो सकती। तो बहरहाल उन्होंने कहा नहीं, एजुकेशन शुड बी सेक्युलर, इट शुड बी साइंटिफिक, इट शुड बी मॉडर्नाइज्ड। और चर्च जो एजुकेशन दे रही है ये बहुत ही अब पुरानी एजुकेशन हो चुकी है, ये अप टू डेट नहीं है, मॉडर्न एजुकेशन नहीं, हमें मॉडर्न एजुकेशन की ज़रूरत है। अब हम ये देखते हैं कि जो 19th सेंचुरी का कंजर्वेटिविज्म था उसका जो नुक्ता नज़र था एज़ वी अप्रोच द 20th सेंचुरी वो डिक्लाइन में जाना शुरू हुई। ख़ास तौर पे 1920s वगैरह में जब हम एंटर होते हैं, 30s में हम एंटर होते हैं, 40s वगैरह में, तो वो डिक्लाइन में चला जाता है। उसको बड़ा ही आउटडेटेड समझा जाता है और जो अर्बनाइजेशन जो नई होती है और उसकी वजह से जो नई अर्बन क्लासेस पैदा होती हैं उनके लिए ये सब कुछ पिंडों वाली बातें हैं कि इस तरह से ज़िंदगी गुजारनी। दे थिंक कि भाई ये बड़ी कंजर्वेटिव किस्म की बातें पिंडों के लिए होंगी ठीक, मगर शहर जो हैं वो लिबरल होते जा रहे हैं और तब्दील होते जा रहे हैं। सो देयर इज़ अ बिग डिक्लाइन as urbanization and as industrialization also takes place in the classical 19th century conservatism in Chile। और इस पीरियड के अंदर नई पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्चुअली पार्टीज़ तो पहले से थी मगर वो पॉपुलर पार्टीज़ बन जाती हैं, जिसके अंदर एक पार्टी का नाम है द रेडिकल पार्टी।
ये रेडिकल पार्टी जो थी बेसिकली लिबरल्स का, द लिबरल पार्टी का लेफ्ट विंग था। लिबरल से भी ज़्यादा लेफ्ट विंग जो थे वो अपने आप कहते थे लिबरल होना काफ़ी नहीं है, हम रेडिकल हैं। और इनका एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म यही था कि सेक्युलर करना है, चिले को सेक्युलर करना है, सो ऑन। और इनका बड़ा पीरियड रहा जिसके अंदर इनकी बड़ी हेजेमनी रही, इक़्तिदार वगैरह रहा, भी आप पढ़ेंगे। और उसी के साथ फिर एक और पार्टी बन गई कॉल्ड द सोशलिस्ट पार्टी, और उसी के साथ लेटर जो लेफ़्ट की पार्टियां बन रही थीं, सोवियत यूनियन के अंदर इनकलाब हो गया, रशिया के अंदर इनकलाब हो गया, सोवियत यूनियन कायम हो गया, तो लेफ़्ट की जो सोच फैल रही थी उसके नतीजे में एक पॉपुलर फ्रंट भी बना जो 38 से लेके 41 तक कायम रहा, और उसका बड़ा इन्फ्लुएंस था, और वो वर्किंग क्लास को ख़ास तौर पे माइन वर्कर्स वगैरह को ऑर्गेनाइज़ किया करता था। 25 और 27 के दरमियान बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी इसी लिबरल कंजर्वेटिव लड़ाई के नतीजे में। 2 सालों के अंदर 9 मुख्तलिफ हुकूमतें आई। मेरा ख्याल है कि उन्होंने पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया कि हमारे पास भी कई हुकूमतें आई। मेरा ख्याल है 7 सालों में कुछ 14 हुकूमतें हमने पहले डेकेड के अंदर की थी, मगर उन्होंने तो हमें भी पीछे छोड़ दिया। उन्होंने 2 साल में 9 करके दिखा दी। उन्होंने कहा अब बात करो हमारे साथ, ठीक है। फाइनली जनरल कार्लोस इबनेज़ की डिक्टेटरशिप जो है 27 के अंदर इस्टेब्लिश हुई। 4 साल ये डिक्टेटरशिप चली। वो कहता था ना मैं लिबरल हूँ ना मैं कंजर्वेटिव, मैंने सबको ठप के रख देना है। He was a bit of a Bonapartist in that sense, right? More to the right of the center than towards the liberals, etc. But he never claimed to be a conservative, etc. He said, बस फौज आ गई है to restore law and order, और सब करप्ट सियासतदानों को मैंने तुन के रखना है। इमरान खान के फॉलोअर्स बड़े खुश हो जाएंगे, वो कहेंगे सर इसी किस्म का हमें बंदा पाकिस्तान में भी चाहिए। Anyway, then there's the decline of conservatism and the rise of the left. The radical party now is a split from the Liberal Party. It's anti-clerical, it's moderately left-wing, etc. There's that. There's the Socialist Party. Socialist Party में one of the central figures in this period is Salvador Allende. अभी उसके बारे में हम और सुनेंगे. I know ये spelling बड़ी confusing है. ALLEND को मैं सालों Allende pronounce करता था. जब लैटिन अमेरिका गया उन्होंने कहा क्या कर रहे हो भाई, इसका नाम है Allende, ठीक है. So just to clarify on that. और साल्वाडोर अयेंदे की सोशलिस्ट पार्टी ने कहा भाई हम तो क्लास स्ट्रगल में बिलीव करते हैं, हम तो गरीबों की नुमाइंदगी करेंगे, हम तो सोशलिस्ट हैं। इनफैक्ट हम हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो मार्क्स का सेंट्रल आइडिया है उसको भी एक्सेप्ट करते हैं, एंड सो ऑन। और इसके साथ साथ एक पॉपुलर फ्रंट भी बन गया। ज़ाहिर बात है उस वक़्त कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चिले भी कायम हो चुकी थी। इस पॉपुलर फ्रंट के अंदर कौन लोग थे? रेडिकल पार्टी भी थी, सोशलिस्ट पार्टी भी थी, कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, डेमोक्रेटिक पार्टी भी थी, रेडिकल सोशलिस्ट पार्टी भी थी, कन्फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस भी शामिल थे, मापुची मूवमेंट भी शामिल थी, वही इंडिजिनस लोगों की, और इसमें एक फेमिनिस्ट मूवमेंट भी शामिल थी। इन सब ने मिलकर जो है एक कोलिशन बनाया कॉल्ड द पॉपुलर फ्रंट कि भाई हम जो है वो जद्दोजहद करेंगे। एंड इन फैक्ट दिस पॉपुलर फ्रंट इज़ वेरी सिमिलर to the popular front also created in Spain, which was also basically by the left against the right-wing conservative forces at that period. 32 से लेके 52 तक रेडिकल पार्टी एक तरह से लीडरशिप में रहती है, ठीक है, डोमिनेंट पोजीशन में रहती है। There are several presidents who come and go, Arturo Alessandri from 32 to 38, Pedro Aguirre Cerda, I think from 38 to 41, Juan Antonio Reyes from 42 to 46, and Gabriel Gonzalez Vedela from 46 to 52. ये सब जो है इक़्तिदार में रहते हैं. Sometimes, of course, in alliance with socialists and communists, they try to expand public education, industrialization, and so on. यही वो period है when they are dealing with the Great Depression, so केन्जियन इकोनॉमी की मैनेजमेंट वगैरह भी रेडिकल पार्टी और पॉपुलर फ्रंट के लोग करने के लिए तैयार हैं. एंड दिस इज़ ऑल्सो द पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2. पहले तो चिले कोशिश करता है कि हम इस जंग में जाएं ही ना, मगर फिर एंड में चले भी जाते हैं ऑन द साइड ऑफ द एलाइज अगेंस्ट द फैशिस्ट एक्सेट्रा. और फाइनली व्हेन वी कम टू वेडेला, तो उसकी पीरियड के अंदर हम ये देखते हैं कि इनफैक्ट व्हेन ही कम्स टू पावर विद द हेल्प ऑफ द कम्युनिस्ट्स, बट ही इज़ ऑल्सो द पर्सन जो कि कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर देता है. कम्युनिस्ट पार्टी का ये लॉन्ग टाइम लीडर था एलियास लेफेर्ट, जो कि ख़ुद भी एक वर्किंग क्लास माइनर था और फिर एक लेबर ऑर्गेनाइज़र बना और फिर एक कम्युनिस्ट बना एक्सेट्रा. तो अमेरिका ने बेसिकली प्रेशर डालना शुरू किया 48 में कि कमबख्त कम्युनिस्ट पार्टी को तो बैन करो. आपको ये बात दिलचस्प लगेगी कि इनफैक्ट अमेरिका अपने तमाम एलाइज को उस वक्त कह रहा था कि कम्युनिस्ट पार्टी को बैन करो. यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर भी लगभग इसी पीरियड के अंदर रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस वगैरह होता है, और कई और मुल्कों के अंदर जो अमेरिका के साथ अलाइंड मुल्क हैं वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टियाँ ठक 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 करके किसी ना किसी वजह से बैन हो जाती हैं. क्योंकि ये अब वो पीरियड है
अमेरिका की तारीख में जब अमेरिका के अंदर रेड स्केयर और मकार्थीइज्म और जॉन फॉस्टर डलस और एलन डलस और ये सारे एक्सट्रीम एंटी कम्युनिस्ट आर गोइंग टू टेक ओवर द अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट एंड दे आर गोइंग टू से भाई बेशक डिक्टेटरशिप लगा दो, कम्युनिस्ट पार्टी को दबा दो, ख़त्म कर दो, इलीगल डिक्लेयर करो एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो 10 साल वो देखें, फिर वो बैन हो जाते हैं। जब वो बैन हो जाते हैं नेचुरली वो अंडरग्राउंड चले जाते हैं, या बहुत सारे लोग उसमें से एग्जाइल में भी चले जाते हैं कि भाई हम इस मुल्क में नहीं रह सकते तो हम किसी और मुल्क में जा रहे हैं, टाटा। अब ये जो पूरा पीरियड है 1900 से लेके मिड 20th सेंचुरी तक, 50s तक का, इसके अंदर अमेरिकन इन्वेस्टमेंट तेज़ी से लैटिन अमेरिका के अंदर आ रही है। चिली माइंस इनफैक्ट इतनी लुक्रेटिव हैं कि अमेरिका के लिए जो फॉरेन रेवेन्यू आ रही थी लैटिन अमेरिका से, उसमें शायद सबसे ज़्यादा तादाद, लार्जेस्ट सोर्स जो है वो चिली की माइन से आ रही थी। इतना पैसा बना रहे थे वो वहाँ से कि वो यूनाइटेड फ्रूट कंपनी जो केले बेच रही है और कोई और फूड स्टफ वगैरह बेच रहे हैं, उससे ज़्यादा पैसे ऑब्वियसली कॉपर की माइनिंग से आ रहे थे और एंड सो ऑन। चूँकि क्वामाटा, राइट, ये माइन थी, बड़ी फेमस माइन है ये, मगर मैं उसका नाम नहीं बोल सकता। दोनों ये जो सबसे बड़ी माइन्स थी चिली की, वो बेसिकली वहाँ पे अमेरिका की कंपनी उनको ओन करती थी। बाय 1950s इनफैक्ट अमेरिकन कंपनीज कंट्रोल्ड 80% ऑफ चिलीज कॉपर एक्सपोर्ट्स। अंदाज़ा करें, टोटल मोनोपोली उन्होंने चिली के कॉपर एक्सपोर्ट्स पर कायम कर ली थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस चिली के अंदर माइनिंग ही थी, जिस पर अमेरिका छाया हुआ था। एक बहुत बड़ी कंपनी का नाम था एनाकोंडा कॉपर कंपनी, 35% जो एक्सपोर्ट्स थे उनका उस पर कंट्रोल था। दूसरी केनेकॉट कॉपर कॉरपोरेशन, 25% उनका कंट्रोल था। गुगनहाइम ब्रदर्स का फिर मजीद और कंट्रोल, उनके पास छोटी माइंस थी। एंड जिस तरह बाकी लैटिन अमेरिका में है, चिले में वही हिसाब था कि यूएस फर्म्स आल्सो कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिसिटी, they also controlled oil refineries, they controlled telecommunications and they controlled banking. ये पूरे लैटिन अमेरिका में आप गौर करें कि तकरीबन यही स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा, यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पे भी यही मामला था। In 1952, a young Che Guevara was traveling on his motorcycle and he in fact came to Chile and he came to these very copper mines, जहाँ पे उसने देखा कि भाई मज़दूरों के क्या हालात हैं, किस तरह अमेरिकन कंपनी जो है यहाँ पे काम कर रही है और पैसे लूट रही है और ये सब कुछ कर रही है। एंड इट्स वन ऑफ द इंसिडेंट्स जो अपनी वो मोटरसाइकिल डायरी में लिखता है, जिसकी वजह से वो अमेरिका के भी ख़िलाफ़ हो गया, कैपिटलिज्म के भी ख़िलाफ़ हो गया और मार्क्सिस्ट बनता चला गया। ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो ज़माने की होती थीं, ये सारे वहाँ से मुनाफे निकाल के चिले के अंदर तो इन्वेस्ट करती नहीं थी। ये कहाँ ले जाती थी? दुबई ले जाती थी, अबू धाबी ले जाती थी, नहीं सॉरी, वो पाकिस्तान में होता है। ये ले जाती थी, अमेरिका ले जाती थी, न्यूयॉर्क ले जाती थी एंड सो ऑन, राइट। दे डिडंट इन्वेस्ट हियर। मगर पॉलिटिशियंस फिर भी यही कहते रहते थे, वी मस्ट गेट मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जैसे पाकिस्तान के सियासतदान भी कहते हैं ना। ये लोग को टैक्स देते थे या बहुत कम टैक्सेस देते थे अपनी एसेट्स को अंडर वैल्यू करके, जिस तरह यूनाइटेड फ्रूट कंपनी का मामला है, को बहुत टैक्सेस भी नहीं देते थे। और सियासतदानों को खाबे खूबे खिला के तो चुप चुप करा देते थे कि ये लो पैसे ले लो, बस चुप कर जाओ, कोई हमें तंग नहीं करो वगैरह वगैरह। और जो वर्किंग कंडीशंस थी गरीब लोगों की यहाँ पे, वो बहुत बुरी होती थी। और अगर कोई लेबर यूनियन वगैरह बनाने की कोशिश करे तो ये कंपनीज जो है ना, ये ठग्स वगैरह हायर करके, गैंगस्टर्स वगैरह हायर करके लेबर लीडर्स को मरवा देते थे एंड सो ऑन। इट वाज प्रीटी हॉरिफिक। और स्टेट भी कोई साथ नहीं देता था। सरप्राइजिंगली जनरल कार्लोस इबेनेज़ came back to power and this time not in a military coup, in fact he was elected, और उसने फिर कहा मैं करप्शन ख़त्म करूँगा and so on so forth. He was in power till 58. अब इस पीरियड के अंदर 61 के अंदर एक अमेरिका ने नया अलायंस बनाया कॉल्ड द अलायंस फॉर प्रोग्रेस। 61 के अंदर उन्होंने क्यों बनाया? क्योंकि 59 के अंदर क्यूबा का इनकलाब हो चुका था और 61 के अंदर बे ऑफ पिग्स इन्वेजन और फिर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वगैरह के नतीजे में फिडेल कैस्ट्रो हैड कम टू नाउ क्लियरली डोमिनेट ओवर क्यूबा। और उसकी वजह से लोग उसको देख रहे थे कि यार फिडेल तो कामयाब हो गया है, चे गवारा, फिडेल कैस्ट्रो, हमें भी ये करना चाहिए। तो अमेरिका खासा परेशान था कि यार ये दोबारा नहीं होना चाहिए इस किस्म का इनकलाब, हमें कुछ ना कुछ करना है इस मामले को कंट्रोल करने के लिए। तो उन्होंने ये कहा कि हम एक अलायंस फॉर प्रोग्रेस बनाएंगे जिसके अंदर हम जो मॉडरेट किस्म के पॉलिटिशियंस हैं, मिडिल क्लास के पॉलिटिशियंस हैं, उनको किसी तरह से ऊपर लेके आएंगे। क्योंकि उन्होंने ये फिगर आउट कर ही लिया फाइनली कि देखो यार, आर्बेन्स भी एक मिडिल क्लास का नुमाइंदा था, कैस्ट्रो भी एक्चुअली मिडिल क्लास का नुमाइंदा था, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि इनको छोटी मोटी रिफॉर्म करने दें हम, अदरवाइज़ ये इनकलाब कर देते होते हैं कमबख्त और फिर मार्क्सिस्ट भी मान जाते हैं, तो इनको छोटा मोटा कोई हम कुछ तो दें ना भाई। तो उन्होंने अलायंस फॉर प्रोग्रेस बनाया एंड चिले वाज कंसिडर्ड टू बी द कंट्री जिसके अंदर अलायंस फॉर प्रोग्रेस कामयाब होगा। उन्होंने बड़ी इमदाद दी,
ह्यूज लेवल ऑफ असिस्टेंस थी, खास तौर पे होर्गे एलेक्जेंड्री रोड्रिगस को, जो कि क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक लीडर था 58 to 64, and he was very influential later as well. He was a conservative, and so America was trying the best as possible कि इलेक्शन भी ये जीते, वो जीता भी और काफ़ी अच्छी मेजॉरिटी से भी जीता, एंड इट वाज ट्राइंग द बेस्ट कि भाई इकोनॉमी भी इस पीरियड के अंदर रिकवर करे। इनफैक्ट CIA की एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है 2 वॉल्यूम की, द चिलियन इलेक्शन ऑपरेशन ऑफ 1964, अ केस हिस्ट्री 61 to 64, जिसके अंदर वो खुद बताते हैं कि हमने जो है ना किस तरह से क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी को फंड किया, सपोर्ट किया और उनको इलेक्शन जितवाया। खुद मानते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। किताब में भी आपने अपनी रीडिंग में भी पढ़ा होगा कि the CIA funneled some 4 million into Chile to help get Frey elected, including 2.6 million in direct funds to underwrite more than half of his campaign budgets. यानी कैंपेन बजट भी CIA और अमेरिका ही मैनेज कर रही थी। And Chile also got massive aid at this time, which is over $1.2 billion in economic grants and loans. मैं ये बात एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि ये जो मिलियन और बिलियन डॉलर का जिक्र हो रहा है, ये उस ज़माने के मिलियन बिलियन डॉलर का जिक्र हो रहा है, यानी कि 60s के मिलियन डॉलर और 2024 के मिलियन डॉलर में बहुत बड़ा फ़र्क है। उस ज़माने का मिलियन डॉलर बहुत बड़ी रकम समझी जाती थी। एग्जैक्ट जो उसका एक्सचेंज है वो आप खुद ही फिगर आउट कर सकते हैं, बट इट वाज अ वेरी बिग अमाउंट। 1.2 बिलियन अगर चिले को मिल रहा है, ओए ये तो बहुत ज़्यादा है, बट इट्स इन लोन्स एंड ग्रांट्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो उनकी यही कोशिश थी कि भाई चिले के अंदर हम जो है ना कुछ मिडिल क्लास को दें, कुछ प्रोग्रेस हो, कुछ तरक्की हो, ताकि ये इनकलाबी ना हो जाए। सो नाउ कुछ कॉशियस सोशल रिफॉर्म्स वगैरह भी हुए, मगर फॉर सम रीज़न और द अदर the rich kept getting richer, the poor stayed poor, and working class resistance बढ़ती गई और इकोनॉमी के अंदर भी इन्फ्लेशन और मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स जो हैं उनको वो कंट्रोल नहीं कर सके। तो 1970 का इलेक्शन अब आ रहा था और 1970 के इलेक्शन के अंदर ये बंदा जो शक्ल से प्रोफेसर टाइप लगता था, मोटी मोटी इसने एनके भी पहनी हुई थी, शक्ल से आप देखेंगे तो सोचेंगे तो ये तो बड़ी बोरिंग किस्म की तकरीर करता होगा, कोई इलेक्शन इसने तो नहीं जीतना प्रोफेसर टाइप बंदे ने, मगर इन फैक्ट बहुत पॉपुलर आदमी था। दिस इज साल्वाडोर अयेंदे, जिसकी पार्टी का नाम था द सोशलिस्ट पार्टी, और बहुत ही ज़्यादा ये मकबूल आदमी था और उसने जो है मज़दूरों को कहा कि भाई मैं बेहतर करूँगा हालात। एंड इन फैक्ट एट द लोकल लेवल एंड एट द प्रोविंशियल लेवल ही हैड ऑलरेडी बिन अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, और उसने जो वहाँ पे काम किया, इनकरप्टेबल किस्म का बंदा था, बहुत अच्छा काम किया। लोगों ने कहा यार इसने बहुत गरीबों के लिए काम किए हैं, तो इसको जो है ना अब हमने प्रेसिडेंट बनाना है मुल्क का। ठीक है, अब दिलचस्प बात यह है कि द चिले डीक्लासिफिकेशन प्रोजेक्ट में, ये बहुत दिलचस्प प्रोजेक्ट है क्योंकि चिले के अंदर जो डिक्टेटरशिप हुई और डिक्टेटरशिप के हवाले से जो मसले मसाइल पैदा हुए, तो बहुत सारे ह्यूमन राइट्स कैंपेनर्स ने ये कहा कि चिले के अंदर CIA का जो रोल है उसको डीक्लासिफाई करें, हम देखना चाहते हैं। तो आपने किया क्या है? वो फिर सारी डॉक्यूमेंट्स, तकरीबन सारी मगर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स, 22,000 डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाई आज हो चुकी हैं। और एंड दे हैव रियली ओपनड अप कि प्रेसिडेंट क्या कह रहा था, हेनरी किसिंजर क्या कह रहा था, निक्सन क्या कह रहा था, CIA चीफ क्या जवाब दे रहा था, एम्बेसडर क्या कह रहा था, वो सारा कुछ आज रिकॉर्ड पे आ गया। कुछ चीज़ें आज भी रिडेक्टेड है, बट यू कैन स्टिल पुट देम टुगेदर कि क्या है। तो आज हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन है, उस ज़माने में इंफॉर्मेशन नहीं थी, मगर बिल क्लिंटन ने ये सारी फाइलें खुलवा दी इन द लेट 1990s, आई थिंक 98 के अंदर। आज सारे ह्यूमन राइट्स के लोग इसको पढ़ सकते हैं। और बाय द वे चिले का केस जो है ना वो समझा जाता है एज अ काइंड ऑफ की कंट्री फॉर ह्यूमन राइट्स लॉ एंड फॉर ह्यूमन राइट्स के मामलात, एंड दिस डीक्लासिफिकेशन ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंडिंग दोज ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स एक्सेट्रा। सो एनीवे, ये डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट से अब ये पता चल गया कि जी CIA फंडेड अ मैसिव एंटी अलेंदे कैंपेन। उन्होंने $3 मिलियन दिए कि किसी तरह इस कमबख्त मार्क्सिस्ट को जो है ना वो जीतने नहीं देना, जो मर्जी हो जाए, ये प्रोफेसर टाइप बंदा जो है ना इसको जीतने नहीं देना। Extensive use was made of the press, radio, films, pamphlets, posters, leaflets, direct mailings, paper streamers, wall paintings. It was a scare campaign that relied heavily on images of Soviet tanks and Cuban firing squads and was directed especially to women. Hundreds of thousands of copies of the anti-communist pastoral letter of Pope Pius XI were distributed by Christian democratic organizations. डिसइंफॉर्मेशन एंड ब्लैक प्रोपेगेंडा खूब किया, फेक न्यूज़ की भमार थी, इतनी बड़े
पैमाने पे कि ट्विटर वाले भी परेशान हो जाएंगे कि तो सानू भी उन्होंने पीछे छड़ देता है. Material which purported to originate from another source such as the Chilean Communist Party were used as well. कि चिलियन कम्युनिस्ट पार्टी के बिहाफ पे भी झूठे इल्ज़ाम जो है लगा, झूठे बयानात जो हैं वो सर्कुलेट करते थे कि वो ये होने लगा है. सो ये सारा कुछ अमेरिका की द चर्च कमेटी रिपोर्ट में सब कुछ अब बाहर आ चुका है. इट्स अनडिनाएबल. One CIA propaganda group, for example, was distributing 3,000 anti-communist political posters, producing 24 radio news spots a day, as well as 27 weekly news commentaries, all directed at turning Chilean voters away from Salvador Allende and towards Eduardo Frei. इतना बड़ा, जिस तरह उन्होंने पहले क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स को जितवाया, उन्होंने कहा ये अयंदे को हम हरा देंगे, कोई फिक्र की बात नहीं. But lo and behold, shocker of all shockers, they did not win. Allende swept the election. He won the election और अमेरिका तो परेशान. Oh my God, ये कैसे मार्क्सिस्ट इलेक्ट होके आ गया कमबख्त. That bastard Allende, we're going to shake him, said President Nixon. इसकी ऐसी की तैसी. और हेनरी किसिंजर ने कहा सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. I don't see why we need to stand by and watch a country go communist due to the irresponsibility of its own people. ये लोग बड़े irresponsible किस्म के लोग हैं, इनको सीधा करना पड़ेगा, इनको समझाना पड़ेगा. अब अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट में भी कुछ ज़रा हौसले वाले लोग थे और उन्होंने भी निक्सन और किसिंजर को कहने की कोशिश की सर जी थोड़ा जी हौसला, इतना भी आप खफा ना हो, क्या बड़ी बात हो गई अगर उसने एक आधा इलेक्शन जीत दिया, हौसला करें, कोई मसला नहीं है. मिसाल तौर पे नेशनल सिक्योरिटी स्टडी मेमोरेंडम 97 में उन्होंने कहा द यूएस हैज़ नो वाइटल नेशनल इंटरेस्ट विद इन चिली. देयर वुड हाउएवर बी टेंजिबल इकोनॉमिक लॉसेस, यानी कि हमें कुछ माशी नुकसान होगा मगर कोई वाइटल नुकसान नहीं होने लगा जस्ट बिकॉज ही इज बिकम प्रेसिडेंट. The world military balance of powers would not be significantly altered by an Allende government. कोई बैलेंस ऑफ पावर दुनिया के अंदर तब्दील नहीं होने लगा. सोवियत यूनियन को बड़ा तगड़ा नहीं हो जाएगा अगर वो 4-5 साल जो है वो भी प्रेसिडेंट बन जाएगा. नो बिग डील. And Allende victory would however create considerable political and psychological costs. हाँ, कुछ political cost होगी, कुछ psychological cost होगी ज़रूर, मगर कोई बड़ा vital interest नहीं हमारा ख़राब होगा. थोड़ा बहुत economic interest भी ख़राब हो जाएगा, बहुत को बड़ा वो भी नहीं, मसला हम मैनेज कर लेंगे और balance power का भी कोई इशू नहीं है. और लोगों ने भी, एम्बेसडर कोरी ने कहा कि सर जी ज़रा हौसला करो. लेटर लिखा, we believe it now clear that Chilean military will not move to prevent accession barring unlikely situation of national chaos and widespread violence. यानी कि चिलियन मिलिट्री जो है वो टेक ओवर नहीं करने लगी. चिलियन मिलिट्री जो है वो ये कह रही कि हम चिल कर रहे हैं, हम चिलियन हैं, हम चिल करते हैं और जो इलेक्शन हो गया उसके अंदर हम न्यूट्रल हैं. So what we are saying in this cold-blooded assessment is that opportunities for further significant USG action with the Chilean military are non-existent. यानी कि चिलियन मिलिट्री जो है ना वो कू करने के लिए तैयार नहीं है. निक्सन सर प्लीज़ थोड़ा सा ठंडा हो जाओ. इनफैक्ट ये एडवोकेटेड कि ऐसे करते हैं, एक स्लश फंड बना लेते हैं $250,000 का और उससे हम चिलियन कांग्रेस को ब्राइब कर देंगे, हम उनको पैसे पूसे खिला देंगे, ब्राइब करके हम अपना काम निकलवा लेंगे जैसे हम पहले भी करते रहे. कू ना करवाएं, इससे जो है ना मामलात और ख़राब हो जाएंगे. इवन CIA के कुछ डायरेक्टेड ऑपरेशंस की रिपोर्ट इस किस्म की आई कि अयंदे विल बी हार्ड फॉर द कम्युनिस्ट पार्टी एंड फॉर मॉस्को टू कंट्रोल. अयंदे यार इंडिपेंडेंट आदमी है, मॉस्को का कोई पपेट नहीं है, ना कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर है, वो सोशलिस्ट पार्टी उसकी अपनी पार्टी है, वो अपनी उसकी सोच है, जो भी उसकी सोच है, मसला नहीं हमारे लिए. मोर ओवर अयंदे वॉज नो ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ फिडेल कैस्ट्रो, नॉर डू दे एंड देयर फॉलोअर्स एग्री ऑन एवरीथिंग बाय एनी मीन्स. उनमें भी इख्तलाफात हैं, वो एक इंडिपेंडेंट आदमी है, सोशलिस्ट होएगा, हमें कोई इससे परेशानी नहीं है. I am afraid that we will be repeating the errors we made in 1959 and 1960 when we drove Fidel Castro in the Soviet camp. Fidel Castro तो हमारे पास खुद आया था कि भी मैं अच्छे ताल्लुकात आपसे चाहता हूँ, हमने उसको धक्का मार के जो है सोवियत कैंप में धकेल दिया. ये हमसे बहुत बड़ी गलती हुई. अब हमें अयंदे के साथ ये गलती नहीं करनी चाहिए. If successful for the moment in denying the UP its candidate, we would bring upon ourselves a much more dangerous civil war in Chile and a much worse image throughout Latin America and the world. यानी कि CIA के डायरेक्टरेट ऑफ ऑपरेशंस ने भी अच्छी रिपोर्ट दी कि इससे बड़ी बेइज्जती होगी कि हमने कू करवाया वगैरह वगैरह, ये ना करें तो बेहतर है. मगर निक्सन ने एक नहीं सुनी, ना इधर की ना उधर की. निक्सन ने सितंबर 15 को ऑर्डर किया टू फोमेंट by whatever means possible a military coup. कू करो इसके खिलाफ, उड़ाओ इस बंदे को. और CIA भाईजान ने क्या फैसला किया, जरा गौर से सुनिएगा. Absurd and ridiculous.
आयरॉनिक एंड सो वियर्ड कि दिस कुड हैपन इन रियल लाइफ। CIA ने ये फैसला किया कि चिली के कमांडर एंड चीफ ऑफ द एंटायर फौज को असैसिनेट कर देते हैं। उस बंदे का नाम था रेने श्नाइडर, और श्नाइडर डॉक्ट्रिन ये थी, ये बंदा प्रोफेशनल सोल्जर, उसका आइडिया ये था कि जी हम तो न्यूट्रल हैं, हम मुदाखलत नहीं करेंगे, वी आर अ प्रोफेशनल आर्मी, और हमारा काम ये नहीं है कि हम जो है इलेक्शंस के रिजल्ट ओवर थ्रो करते रहें, मार्क्सिस्ट आ गए तो हम कहें तुम ना हो, फलाने आ गए तो हम कहें तुम आओ, ये हमारा काम ही नहीं है। हमारा काम है मिलिट्री करना बस, और हम नहीं चाहते कि हम इस किस्म का कोई काम करें। लो जी, तो CIA ने कहा कि ही इज़ अ मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर मिलिट्री ऑफिसर्स सीकिंग टू कैरी आउट अ कू। जब तक श्नाइडर CNC है तो मिलिट्री कू नहीं हो सकता, उसने ऐसे फड़का देना हमें, ठीक है। जो भी कू करने की कोशिश करेगा, ही इज़ द कमांडर इन चीफ, उड़ा के रख देगा, तो इसको मार दो, इसको असैसिनेट कर दो। सो दे सप्लाइड अ ग्रुप ऑफ चिलियन ऑफिसर्स विद वेपन्स एंड फाइनेंसेस, वेपन्स भी दिए बाकायदा, फॉर द ऑपरेशन विच वॉज टू बी ब्लेम्ड ऑन अयेंडे सपोर्टर्स। उन्होंने कहा कि तुम ये ऑपरेशन करो और हम इल्ज़ाम लगा देंगे कि अयेंडे ने मरवाया है CNC को, और फिर उसके नतीजे में फ़ौज कहेगी कि ये देखो अयेंडे ने क्या किया, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मार दिया, और फिर कू होगा ही होगा। सो ये उनकी पूरी प्लानिंग थी कि एक हाई लेवल असैसिनेशन कर दो, ब्लेम इट ऑन अयेंडे, और फिर उसके नतीजे में कू हो जाएगा। ये तो बिल्कुल जिस तरह जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में नहीं होता कि वो जी CNC को मार रहा है, प्राइम मिनिस्टर को मार रहा है ताकि मुल्क में कू हो जाए, या प्रेसिडेंट को मार रहा है, या कोई हाई लेवल बंदे को मार रहा है ताकि कू हो जाए, वगैरह वगैरह। बिल्कुल, यानी कि रियलिटी इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, एक कहावत है ना, दैट इज़ वेरी ट्रू इन चिली इन दिस पीरियड। लो जी, श्नाइडर को उन्होंने असैसिनेट कर दिया, मगर रिजल्ट बिल्कुल उल्टा हुआ। लोगों ने कहा कि ये तो अमेरिका ने करवाया, अयेंडे ने नहीं करवाया। अयेंडे क्यों करवाएगा? श्नाइडर के बारे में वेल नोन है कि ही इज़ नॉन इंटरवेंशनिस्ट इन पॉलिटिक्स, उसकी पूरी डॉक्ट्रिन है, ऑन रिकॉर्ड है, और उसका तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि वो इस तरह की कोई चीज़ हो। अयेंडे ने भी ये कहा, ओए होए, कंट्री ने कहा देखो यार, इन्होंने प्रूफ नहीं था अगरचे उनके पास, मगर उन्होंने कहा यार इन्होंने हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मार दिया, CIA के पपेट्स ने, एंड सो फोर्थ। अंदाज़ा करें, आपके मुल्क का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ CIA मार दे तो क्या आप सोचेंगे उसके बारे में। 1971 में बहरहाल अयेंडे केम टू पावर, जो नहीं कर सके, नहीं रोक सके उसके बावजूद इसके कि श्नाइडर को मार दिया, मगर फौज ने इस वक्त कू नहीं किया। 71 में जब वो इक़्तिदार में आया तो उसने सबसे पहले आके चिली की कॉपर माइंस को कर दिया नेशनलाइज। पहले वो US कंट्रोल के पास थी, एनाकोंडा कंपनी के पास और केनेकॉट कंपनी के पास, और अब वो चिली की हुकूमत के पास आ गई। ओए होए होए होए। फिर उसने बैंक्स, स्टील, कोल और टेलीकम्युनिकेशंस को भी स्टेट कंट्रोल में ले लिया, और आप जानते हैं ये भी ज़्यादातर अमेरिकन ओन्ड ही थे। ओए होए होए होए। मैनी फॉरेन ओन्ड कंट्रीज वर एक्सप्रोप्रिएटेड विदाउट कॉम्पनसेशन। उसने कहा हम पैसे भी कोई नहीं देंगे, तुम हमें लूटते रहे हो, ये हमारी मलकियत होगी, जाओ पढ़ो पांडेज। ठीक है जी। फिर उसने पंजाबी नहीं था वैसे, अगर होता तो शायद यही कहता। तो फिर 73 के अंदर उसने लैंड रिफॉर्म भी करवा दिया, और ये बड़ा ही स्वीपिंग लैंड रिफॉर्म था। बाय 73 nearly 60% ऑफ चिलीज एरेबल लैंड हैड बीन रीडिस्ट्रीब्यूटेड। 60% ज़मीन जो है वो गरीबों के अंदर उसने तकसीम करवा दी। तो बड़े बड़े जो हैसिएंडा ओनर्स, वो पुरानी एरिस्टोक्रेसी, वो कंजर्वेटिव एरिस्टोक्रेसी, सब के सब जो हैं वो खिलाफ हो गए अयेंडे के, ये क्या कर रहा है। और फिर उसने वेलफेयर एंड सोशल प्रोग्राम्स भी नाफिज कर दिए। उसने कहा जी हेल्थ केयर, पब्लिक हेल्थ केयर होगा, इसको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, हर बंदा अस्पताल जाके हेल्थ केयर पूरा कर सकता है। सोशलिस्ट आपको पता है इसी किस्म के अजीब व गरीब किस्म के ख्याल रखते हैं कि हेल्थ केयर शुड नॉट बी अ बिजनेस, इट शुड बी अ ह्यूमन राइट, इट शुड बी फ्री। इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन पब्लिक स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़, आपको पता है ये भी अजीब व गरीब किस्म के ख्याल सोशलिस्ट के होते हैं कि एजुकेशन इज़ नॉट अ प्रिविलेज, इट इज़ अ ह्यूमन राइट। हर बंदे के पास लम्स के मेयार की तालीम होनी चाहिए। इसीलिए वीडियो में बनाता हूँ कि चलो कम से कम लेक्चर ही सुन लिया करो भाई। और उसने ये कहा कि हर बच्चे को हम आधा लीटर दूध भी पिलाएंगे। बच्चे तो बड़े नाराज़ हुए कि ये क्या कर रहे हो, दूध आपको पता है बच्चे नहीं पीते। उसने कहा नहीं नहीं, हम चाहते हैं कि ये हेल्दी हट्टे कट्टे बच्चे हों, दूध पिया करें, इनकी हड्डियाँ भी मजबूत हों, तो फ्री स्टेट जो है उनको दूध पिलाया करेगी, जो स्टेट के एक्सपेंस पे होगा, ताकि ये पोर चिल्ड्रन हु आर गोइंग टू स्कूल दे विल हैव अ गुड ब्रेकफास्ट, एटलीस्ट दे विल गेट देयर प्रोटीन सोर्स एंड कैल्शियम एंड सो ऑन सो फोर्थ। और फिर उसने कहा गरीबों की तनख्वाहें हम बढ़ा देंगे। 35 से लेकर 40% उसने गरीबों की तनख्वाहें भी बढ़ा दी, परचेसिंग पावर वगैरह बढ़ा दी एंड सो ऑन। गरीब तो खुश, मगर जो सरमायादार था वो तो खुश नहीं था। उसने कहा अब तो
मज़दूर जो है वो इतना महंगा हो गया, मैं तो मुनाफा ही नहीं कमा सक रहा हूँ, इतनी उसकी तनख्वाह कर दी है एजेंडे ने कि मैं तो फंस गया हूँ यहाँ पे, ये मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मज़ीद उसने ट्रेड यूनियंस को भी तगड़ा कर दिया और कलेक्टिव बारगेनिंग अथॉरिटी के नए कवानीन वगैरह पास किए, लेबर लॉज नए पास किए। इनफैक्ट कई फैक्ट्रियों पे उसने ये कहा कि ये मज़दूर खुद चलाएंगे, वर्कर मैनेज्ड कोऑपरेटिव्स वगैरह बना दो, ये खुद मज़दूर चलाएंगे। वो खुद ही चलानी शुरू कर दी मज़दूरों ने, अंदाज़ा करो। और उसने ये कहा ट्रेड यूनियंस और वर्कर मैनेज्ड कोऑपरेटिव्स और ये वो, यानी ओवरऑल जो उसका सोशलिस्ट प्रोग्राम था उसको उसने मजबूत किया। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि निक्सन ने कहा कि इसकी ऐसी की तैसी, उसने फ़ोन उठाया और उसने कहा मेक द इकोनॉमी स्क्रीम, चीखें निकाल दो इनकी, ऐसी की तैसी, हाउ डेयर दे डू ऑल ऑफ दीज हॉरिबल थिंग्स टू अस, सारे हमारा सरमाया इन्होंने उठा लिया है। सो अमेरिका ने फिर और CIA ने फिर काउंटर अटैक किया। पहले वर्ल्ड बैंक, IMF और इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक को कहा कि चिले को कोई कर्जे कुर्जे नहीं देने, किसी ना किसी बहाने से इनको कर्जे डिनाई कर दो, ठीक है, इतने लंबे प्रोसीजर कर दो कि जी ये चीज़ नहीं, आपने अपने अपना ID कार्ड नहीं दिया, अच्छा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दिया, अच्छा फलाना सर्टिफिकेट, अच्छा ये भी दो, ये भी दो। आपको पता है जिस चीज़ में आपने कागज़ों में फंसाना होता है कितना आसान होता है, तो कागज़ों के अंदर फंसा के उन्होंने कहा जी अभी हम देख रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं, अभी आप ये डॉक्यूमेंट लाएँ, अभी आप वो असेसमेंट करें वगैरह वगैरह। दूसरा, Chilean industries hoarded goods, creating artificial shortages. US-backed groups spreading rumors of food shortages and economic collapse to create panic. ठीक है जी। और ये जो बिजनेसमैन थे, इनमें से अक्सर बिजनेसमैन बहुत प्रो अमेरिका के साथ बड़ी दोस्ती यारियाँ थी, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी वैसे ही काफ़ी प्रो अमेरिकन और अमेरिका के साथ दोस्ती यारी उसकी बहुत थी। तो उन्होंने कहा भाई कि क्या करें अमेरिका की हुकूमत से, उन्होंने कहा जी ज़रा इकॉनमी को एक दफ़ा धचका लगाएं आप। CIA also secretly funded the Chilean Truckers Union, leading to a nationwide strike that paralyzed transportation and caused severe food and supply shortages. अजीब सी बात लगती है, मगर CIA ने यूनियन को पैसे दिए, स्ट्राइक कर दो एजेंडे के खिलाफ, तुम वर्कर हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं, स्ट्राइक कर दो इस सोशलिस्ट कमबख्त के खिलाफ। उन्होंने स्ट्राइक भी कर दी। लो जी, मार्च ऑफ द एम्प्टी पॉट्स फिर उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, खाली भांडे लेके लोग बाहर आ गए कि हमें नहीं मिल रहे पैसे, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा। बाद में पता चला ये भी पीछे से अमेरिका ने उसको, CIA ने फंड किया हुआ था। सारी चीज़ का असल मकसद ये था, इससे कुछ नहीं होना था, उनको भी पता था। इकोनॉमी तो स्क्रीन कर रही थी, मगर जो असल मकसद था वो ये था कि इतना को क्राइसिस पैदा कर दो कि उसके नतीजे में फ़ौज ये कहे कि वी आर टेकिंग ओवर, फ़ौज कू करे एजेंडे के ख़िलाफ़। ये असल गेम थी सारी, और फ़ौज ने वही किया। ये है जी प्रेसिडेंशियल पैलेस, ये भी वही प्रेसिडेंशियल पैलेस आप देख सकते हैं, बिफोर आफ्टर की तस्वीरें। और जहाज़ों से अब जनरल अगुस्तो पिनोशे ने प्रेसिडेंशियल पैलेस पे अटैक कर दिया, जहाँ जो दफ्तर था ऑब्वियसली साल्वाडोर अयेंदे का। और ये देखो दाड़ 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 बम मारने शुरू कर दिए। सोल्जर्स आपको फौजी नज़र आ रहे हैं नीचे यहाँ खड़े में सारे के भाई निशाना ले लो, को बाहर गोली मार दो इनको, ठीक है जी। और अयेंदे भी डिफाइंट, उसने कहा ऐसी की तैसी, मैं भी कच्ची गोलियां नहीं खेलता वगैरह। ये देखो उसने टेंट के ऊपर अपनी एक हेलमेट पहन ली प्रोफेसर साहब ने, और साथ उसके बॉडीगार्ड वगैरह फिर रहे थे, और उसने कहा मैं लड़ूंगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा। लो जी, प्रेसिडेंशियल पैलेस को तो लग गई आग। प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर एक छोटा सा रेडियो स्टेशन था, रेडियो स्टेशन से अयेंदे ने फिर ये तकरीर सुनाई, जो उसकी आखिरी तकरीर थी। मैं आपके लिए प्रिंट करके लाया हूँ, आपको सुना देता हूँ। माई फ्रेंड्स, surely this will be the last opportunity for me to address you. The Air Force has bombed the towers of Radio Portales and Radio Corporación. My words do not have bitterness but disappointment. May they be a moral punishment for those who have betrayed their oath, soldiers of Chile, titular commanders-in-chief, Admiral Merino, who has designated himself commander of the Navy, and Mr. Mendoza, the despicable general who only yesterday pledged his fidelity and loyalty to the government, and who also has appointed himself chief of the national police. Given these facts, the only thing left for me is to say to workers, I am not going to resign. Placed in a historical transition, I will pay for loyalty to the people with my life. And I say to them that I am certain that the seed which I have planted in the good conscience of thousands and thousands of Chileans will not be shriveled forever. They have strength and will be able to dominate us, but social processes can be arrested neither by crime nor force. History is ours and people make history. Workers of my country, I want to thank you for the loyalty that you have always had, the confidence that you have deposited in a man who was only an interpreter of great yearnings for justice, who gave his word that he would respect the Constitution and the law, and did just that. At this definitive moment,
The last moment when I can address you, I wish you to take advantage of the lesson. Foreign capital, imperialism, together with the reaction, created the climate in which the armed forces broke their tradition, the tradition taught by General Schneider and reaffirmed by Commander Araya, victims of the same social sector, which will today be in their homes, hoping with foreign assistance to retake power, to continue defending their profits and their privileges. I address above all the modest woman of our land, the campesina, who believed in us, the worker who labored more, the mother who knew our concern for children. I address professionals of Chile, patriotic professionals, those who days ago continued working against the sedition sponsored by professional associations, class-based associations, that also defended the advantages which a capitalist society grants to a few. I address the youth, those who sang and gave us their joy and their spirit of struggle. I address the man of Chile, the worker, the farmer, the intellectual, those who will be persecuted because in our country, fascism has been already present for many hours in terrorist attacks, blowing up the bridges, cutting the railroad tracks, destroying the oil and gas pipelines, in the face of silence of those who had the obligation to protect them. They were committed. History will judge them. Surely, Radio Magallanes will be silenced, and the calm metal instrument of my voice will no longer reach you. It does not matter. You will continue hearing it. I will always be next to you. At least my memory will be that of a man of dignity who was loyal to the workers. The people must defend themselves, but they must not sacrifice themselves. The people must not let themselves be destroyed or riddled with bullets, but they cannot be humiliated either. Workers of my country, I have faith in Chile and its destiny. Other men will overcome this dark and bitter moment when treason seeks to prevail. Go forward, knowing that sooner rather than later, the great avenues will open again, where free men will walk to build a better society. Long live Chile, long live the people, long live the workers. These are my last words, and I am certain that my sacrifice will not be in vain. I am certain that at the very least, I will be a moral lesson that will punish felony, cowardice, and treason. This speech was read out on September 11th, 1973. This is called the first September 11th, right here on the Chilean Presidential Palace. जब प्रेसिडेंशियल पैलेस पे अटैक हुआ तो जो सोल्जर्स वहाँ पे अंदर गए उन्होंने अय्यंदे को छलनी कर दिया गोलियों से। 5 गोलियाँ उसको मारी और 5 गोलियाँ मारने के बाद उन्होंने अनाउंस ये किया कि अय्यंदे ने अपने आप को 5 गोलियाँ मारी। ठा 1, ठा 2, ठा 3, 4, 5 भी हो सकता है। यानी उन्होंने ये कहा कि अय्यंदे ने तो सुसाइड कमिट की है। हालांकि अय्यंदे ने अपनी तकरीर में आपने सुना साफ कहा था कि मैं लड़ूंगा आखिरी वक्त तक, चाहे मैं रिज़ाइन नहीं करूंगा जिस तरह आर्बेंज ने रिज़ाइन किया था। मैं मर जाऊंगा, ठीक है, मुझे मौत कबूल है, एंड सो ऑन। सो ही फॉट टिल द लास्ट, ही वाज शॉट टू डेथ, ही डाइड इन 73 ऑन September 11th। अच्छा, एक और दिलचस्प बात आपको बताता हूँ कि अय्यंदे मोटी मोटी एनके पहनता था ना, जैसे आपने पहनी हुई है, इससे भी मोटी थी बल्कि वो तो तो उसकी जो एनके थी ना टूटी हुई, वो टूटी हुई एनके मिली। तो टूटी हुई ऐनक जो है ना चिले के अंदर एक सिंबल है ऑफ अय्यंदे। अगर कहीं पे आप पोस्टर देखें ना और आपको वहाँ पे टूटी हुई ऐनक नज़र आए या एक ऐनक का सिर्फ हिस्सा नज़र आए जो टूटा हुआ है, तो दैट इज़ अ सिंबल ऑफ अय्यंदे ओवर देयर, बिकॉज ऑब्वियसली हिज ग्लासेस ब्रोक, ही वाज शॉट, ही वाज किल्ड, ही वाज मर्डर्ड एंड सो ऑन। लो जी, दिस इज़ द मैन हु टुक ओवर, ऑगुस्तो पिनोशे। इसने इक़्तिदार हासिल किया और फिर ओए होए 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 लेफ्ट को ऐसा परसिक्यूट किया, ऐसा रिप्रेस किया कि जिसकी शायद ही कोई और मिसाल मिले। More than 3,200 people were killed or forcibly displaced. 1100 जो हैं वो अभी तक remain missing to this day, पता ही नहीं कहाँ गए, किधर गए। There was a caravan of death in 73 जिसमें एक स्क्वाड निकली और 97 political prisoners across Chile उनको जाके कत्ल कराई। फिर ऑपरेशन कोलंबो हुआ, सीक्रेट पुलिस ने 119 लेफ्टिस्ट लीडर्स को कत्ल कर दिया, अगेन डिस्गाइज्ड एज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। उन्होंने ये कहा कि इन्होंने आपस में एक दूसरे को मारा है, लेफ्टिस्टों ने आपस में एक दूसरे को मारा है, हालांकि एक्चुअली मारा सीक्रेट पुलिस ने था। फिर ऑपरेशन कॉन्डोर उन्होंने किया जिसमें उन्होंने चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उरुग्वाय, पैराग्वाय, बोलिविया को सबको मिला के, हुकूमतों को मिला के ये कहा कि कोई भाग के जाता है ना उसको किडनैप करो, उसको टॉर्चर करो, उसको मारो वगैरह वगैरह। लेफ्टिस्ट को कहीं पे भी नहीं हमने छोड़ना चाहिए, मुल्क छोड़ के भी चले जाए वहाँ भी इनको पकड़ लेंगे हम। 38,000 documented cases of torture
इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल शॉक्स, बीटिंग्स, सेक्सुअल वायलेंस, मॉक एग्जीक्यूशंस, वाटर बोर्डिंग। इससे पहले कि CIA ने शुरू किया, इन्होंने उसमें पहल कदमी की। और बड़े बड़े इन्होंने टॉर्चर सेंटर्स बनाए हुए थे, लाइक द विला ग्रिमाल्डी where the survivors reported horrific abuse, the Colonia Dignidad where German run enclave where political prisoners were tortured and disappeared, और सबसे बड़ा Estadio Nacional यानी कि the national stadium, जहाँ पे इन्होंने फुटबॉल का बहुत बड़ा स्टेडियम था, उस फुटबॉल के स्टेडियम में इन्होंने 40,000 बंदे को बंद किया हुआ था वहाँ पे, और उनमें से कई लोगों को टॉर्चर किया, मारा पीटा वगैरह वगैरह। ये जनाब अयंडे की दो बेटियां, दिस इज Beatriz Allende and this wonderful book Daughter of Fortune is written by Isabel Allende, और ये ऑब्वियसली वहाँ से भागी नेचुरली। और Beatriz Allende की तो बड़ी दिलचस्प तारीख है, बिकॉज शी बिकेम अ रेवोल्यूशनरी एंड सो ऑन एंड कंटिन्यू टू सपोर्ट द रेवोल्यूशन। इनफैक्ट 2 लाख चिलियंस भागे वहाँ से, 2 लाख बंदा चिले से भागा, जिसमें राइटर्स भी थे, एकेडमिक्स भी थे, एक्टिविस्ट भी थे, तमाम अपोजिशन लीडर्स वगैरह। कोई यूरोप गया, कोई मैक्सिको गया, कोई अमेरिका चला गया वगैरह वगैरह। बुक्स, न्यूज़पेपर्स, इवन म्यूज़िक, इन सब चीज़ों को बैन कर दिया गया। जो भी लेफ्टिस्ट चीज़ होगी आप में मिल गई तो हुए गए आप फिर काम से। और जर्नलिस्ट को भी अरेस्ट किया, असैसिनेट किया, मारा पीटा वगैरह वगैरह। सहाफ़ियों के साथ भी बड़ी जुल्म ज़्यादती की। इनफैक्ट किसी दूसरे मुल्क में कोई लेफ्टिस्ट लीडर पहुंचता था, वहाँ भी उसको नहीं बख्शते थे। मिसाल के तौर पे ऑरलैंडो लेटलेयर का बड़ा फेमस केस है कि ही वाज फॉर्मर चिलियन एम्बेसडर, ही इज एम्बेसडर इन द टाइम ऑफ अयंडे, और उसको वाशिंगटन DC के अंदर कार बॉम्ब के जरिए असैसिनेट कर दिया, वाशिंगटन के अंदर मार दिया कार बॉम्ब से। और इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट केस बना, क्योंकि इसके बाद लोगों ने कहा यार ये तो पागल आदमी, किसी दूसरे मुल्क में कार बॉम्ब, वाशिंगटन में कार बॉम्ब करके एम्बेसडर को मार देता है। कार्लोस प्रैट्स, former Chilean general, assassinated in Buenos Aires by a car bomb. Bernardo Leighton, a Chilean politician, shot in Italy, but luckily he survived. So high level profile लोगों को भी, ambassadors, politicians, generals वगैरह, उनको भी दूसरे मुल्क में जाके ये मार देते थे। और इन्होंने मिलिट्री अदालतें बनाई, मिलिट्री कोर्ट्स, जैसे आपको तो पाकिस्तान में भी हैं, ठीक है ना। Thousands of civilians were tried and convicted by military tribunals, जो कि बेसिकली अनफेयर ट्रायल होता है, क्योंकि मिलिट्री ट्रिब्यूनल मिलिट्री के लिए बनाया होता है, क्विक और रफ जस्टिस होती है उसके अंदर, वो प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं होता। वो कोर्ट्स में भी नहीं देते थे, वो कहते थे मिलिट्री ट्राइब्यूनल खुद ही करेगा, जो हमारी मर्जी हम फैसला कर देंगे। और फिर जिन लोगों ने ये सब कुछ किया कोर्ट्स वगैरह से और पार्लियामेंट से ये पास करवा दिया कि जो भी हमने किया है हमें एमनेस्टी है पक्की बाय लॉ, कि जो भी हमने किया ये ज़रूरी था मुल्क के लिए, तो हमें माफ़ी है इसके लिए परमानेंट। एक बड़ा मशहूर चिले का लेफ्टिस्ट किस्म का सिंगर सॉन्ग राइटर था, उसका नाम था तैमूर रहमान, उसका बैंड था लाल, नहीं सॉरी गलत हो गया, उसका नाम था विक्टर जारा। वो गिटार बजाया करता था, ब्रिलियंट गिटारिस्ट एंड ब्यूटीफुल मेलोडियस वॉइस, और चिले तो उसके पीछे दीवाना था, पागल था, क्या खूबसूरत गाने लिखता है वगैरह वगैरह। उम्मीद है सहर की बात सुनो, नहीं वो मेरा है, एनीवे एक्चुअली वो फैज़ का है, बट एनीवे उसको पकड़ा बेचारे को राइट बिफोर द कू इनफैक्ट, और बुरी तरह से मारा, उसकी यहाँ पे हड्डियाँ तोड़ दी, इनफैक्ट उसके हाथ तोड़ दिए, और हाथ तोड़ के उसको सोल्जर्स ने कहा नाउ लेट्स सी यू प्ले योर गिटार, अब बजा के दिखा तू अपना गिटार, बड़ा गिटारिस्ट है। हाथ की उंगलियां तोड़ दी। अंदाजा करो, उस बेचारे ने कहा मैं फिर भी गा तो सकता हूं, उसने गाना गाना शुरू कर दिया। वहां वो स्टेडियम में उसको पकड़ा हुआ था, लोगों ने ये रिपोर्ट किया, उसने गाना गाना शुरू कर दिया। वेन सेरेमोस उसको पकड़ा और उसको 44 गोलियां मारी उसके अंदर, 44 गोलियां मारी, और उसकी बॉडी फिर सेंटियागो में डंप कर दी, और वहाँ से उसकी बीवी ने डिस्कवर किया हाथ टूटे हुए, रिब्स टूटी हुई, 44 बुलेट्स इन हिज बॉडी एंड सो ऑन। ये उसके साथ किया, जस्ट अ सिंगर यू नो। और फिर मिल्टन फ्रीडमैन साहब ने और आर्नल्ड हार्बर्जर ने जो कि जिनको हम शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, इन्होंने ख़ास कुछ चिलियन इकोनॉमिस्ट तैयार किए हुए थे जिनको कहा जाता है शिकागो बॉयज़। दिस वाज ऑल इन द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की जो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है ना, उसने पूरा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर एक रेवोल्यूशन या काउंटर रेवोल्यूशन किया कि केन्जियनिज्म ख़त्म और अब न्यू लिबरलिज्म जो है वो नाफिज होगा। तो वहाँ पे फ्रीडमैन के शिकागो बॉयज़ जो हैं, जो यानी कि चिलियन उसके स्टूडेंट्स वगैरह थे, वो भागे भागे फिर चिले आए और उन्होंने कहा हम इकोनॉमी ठीक करेंगे, हम सारा मसला ठीक करेंगे। एंड दिस बिकेम द मॉडल इन फैक्ट इन 73 अंडर पिनोशे, जो कि फिर पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज IMF ने नहीं लागू की थी, वो बेसिकली यहाँ पे डेवलप हुई थी। सबसे पहला उनका जो इस्तेमाल था वो चिले में था इन 1973 अंडर अगुस्तो पिनोशे by the Chicago boys trained by the University of Chicago under this guy Milton Friedman। क्या था ये भाई? सबसे पहले तो सब कोई प्राइवेटाइजेशन कर दो। ओवर 500 पब्लिक एंटरप्राइजेस, बैंक्स, माइंस, यूटिलिटी, स्टील इंडस्ट्रीज आए वो, और उन्होंने कहा निजकारी ख़त्म।
टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, पेंशन फंड सब कुछ प्राइवेटाइज कर दो। इनफैक्ट मैनी ऑफ दोज सेल्स वर टू लोकल एंड फॉरेन एलिट्स एट अंडर वैल्यूड प्राइसेस, जैसे पाकिस्तान में भी हुआ कि औने पौने दाम उनको सबको बेच दिया, जिसकी वजह से और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर और वेल्थ हो गई और ह्यूज लेवल ऑफ करप्शन भी हुई। ठीक है, और पाकिस्तान की प्राइवेटाइजेशन तो ऐसे नहीं हुई, बिल्कुल साफ शफाफ थी, कोई करप्शन यहाँ पे नहीं हुई, है ना। यहाँ पे भी यही हुआ, वहाँ पे भी वही हुआ। फिर उन्होंने कहा एजुकेशन और हेल्थ केयर, क्या करना है पब्लिक एजुकेशन पब्लिक हेल्थ केयर से, लो जी इसको भी डिसेंट्रलाइज कर दो, रिच एंड पोर के दरमियान डिस्पैरिटी पैदा हो गई, हेल्थ केयर बस प्राइवेटाइज, टू टियर सिस्टम पैदा हो गया, अमीर लोग जो हैं वो DHA के बेचारे अस्पतालों में जाते थे और गरीब लोग जो हैं वो जाते थे किसी जनरल हॉस्पिटल वगैरह के अंदर, एंड सो ऑन। द वेल्दी हैड प्राइवेट इंश्योरेंस एंड द पोर रिलाइड ऑन अंडर फंडेड पब्लिक सिस्टम एक्सेट्रा। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या हाल हुआ। अगर नहीं अंदाज़ा कर सकते तो पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम देख लें, अंदाज़ा अच्छी तरह हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा पेंशन सिस्टम भी नेशनलाइज कर दो, ऐसी की तैसी, क्या मजाक बनाया हुआ है। तो उन्होंने पेंशन सिस्टम भी सारा प्राइवेटाइज कर दिया। जब वो प्राइवेटाइज होता है तो जो इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह हैं दे कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी एक्सेट्रा, पेंशन वाले बेचारे रुल जाएं, उनको कोई परवाह नहीं। द रिफॉर्म ऑल्सो बेनिफिटेड फाइनेंशियल कोऑपरेशंस बट लेफ्ट आउट मैनी वर्कर्स, लो पे पेंशन पीपल एंड सो ऑन। पेंशंस को बिजनेस बनाने के नतीजे में ऑब्वियसली वो फिर प्रॉफिट बेसिस पे रन होता है, जबकि जो सोशलिस्ट थे वो कह रहे थे कि नहीं, ये बुढ़े लोग हैं बेचारे, ये इन्होंने सारी ज़िंदगी मेहनत की है, इनके लिए पेंशन्स होनी चाहिए, इस पर हमने मुनाफा नहीं कमाना, ये उनके वेलफेयर के लिए, उनके बेनिफिट के लिए। तो द थिंग वाज चेंज्ड। फिर डीरेगुलेशन ऑफ लेबर लॉज की है, उन्होंने कहा लेबर यूनियन तोड़ दो कमबख्त, CBA लॉज जो कलेक्टिव बार्गेनिंग अथॉरिटी लॉज अयंदे ने पास की उनको चेंज कर दो, जॉब सिक्योरिटी ख़त्म कर दो, मिनिमम वेज पॉलिसीज़ जो हैं वो चेंज कर दो एंड सो ऑन, ताकि हायरिंग एंड फायरिंग ईजियर हो सके और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इसको हम कहते हैं ना कम हो जाए और मुनाफा जो है वो बढ़ सके। प्राइसेस और मार्केट्स की भी डीरेगुलेशन कर दो। अयंदे ने जो है ना खाने पीने की अशिया पे कंट्रोल्स लगाए हुए थे कि रोटी सस्ती रहनी चाहिए जनाब अली, जो ज़रूरत की अशिया हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वो अफोर्डेबल रहनी चाहिए, ब्रेड, क्लोथिंग, रोटी कपड़ा मकान टाइप चीज़ें सब उड़ा दो जी, नो प्रॉब्लम। टैरिफ भी उड़ा दो जी। लोकल इंडस्ट्री के अंदर फॉरेन कंपटीशन जाहिर बात आया, लोकल इंडस्ट्री भी काफ़ी हद तक तबाह हो गई। फिर उन्होंने कहा अमीरों पे इतने टैक्स हो है, ये कैसी बात है, इनको तो सब्सिडीज़ मिलनी चाहिए। कॉर्पोरेट टैक्सेस वो रिड्यूस टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट, वो कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली क्लाइमेट बनाना हमने, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली। इसका मतलब क्या है, टैक्सेस ना लगाओ उन पे, बल्कि उल्टा उनको गारंटी करो कि आप हमारे मुल्क में आएँ और इन्वेस्टमेंट करें और हम गारंटी करते हैं कि आपको इतने पैसे मिलेंगे, चाहे हम आपसे बिजली खरीदें या ना खरीदें, विच वी कॉल कैपेसिटी पेमेंट्स। और अगर कोई चैलेंज करे क्या है कि कर रहे हो, नहीं नहीं यह गल नहीं करनी, इस तरह इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट खराब हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, सो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन वाज वीकेंड एंड दिस ऑफ कोर्स लेड टू ग्रोइंग इनइक्वालिटी। फाइनली दे ओपनड अप टू फॉरेन कैपिटल, उनको टैक्स बेनिफिट्स वगैरह, इन्वेस्टमेंट इन माइनिंग, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, US और UK की जो और यूरोप की मल्टीनेशनल कंपनियां दोबारा से चिली के अंदर आईं। उन्होंने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसीज़ का खात्मा कर दिया, टैरिफ्स को स्लैश कर दिया, वो तकरीबन 100% पे भी टैरिफ्स कुछ थे 10% पे ले आए, इंपोर्ट्स को सस्ता कर दिया, बैलेंस ऑफ ट्रेड ख़राब हो गया, हु गिव्स अ डैम, और लोकल इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई, बट हु केयर्स। पाकिस्तान में भी यही हुआ, 46% पे था हमारा टैरिफ 80s के अंदर, और जब हम WTO के मेंबर बने तो 8.6 पे आ गया, और उसके बाद से आज तक कभी भी हम अपने ट्रेड बैलेंस को कंट्रोल नहीं कर सके। हर साल हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। हर साल हमें इकोनॉमिस्ट कहते हैं एक्सपोर्ट बढ़ाओ, एक्सपोर्ट बढ़ाओ, ये कोई नहीं कहता इंपोर्ट ना लो यार, क्या मसला है, क्यों लेते हो इतना इंपोर्ट। खैर, चिलीज कॉपर इंडस्ट्री दो वाज नॉट एट दिस पॉइंट प्राइवेटाइज्ड, बहुत बड़ी थी और उसमें से बड़ा ह्यूज पोटेंशियल भी उनको नज़र आ रहा था, तो उन्होंने कहा चलो अब रियासत ही हमारे कंट्रोल में, इसको प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, इसको बारह फिलहाल इस्तेमाल करेंगे, मगर मज़ीद आगे हम एनाकोंडा को, एक्सॉन को, रियो टिंटो को वगैरह दूसरों को कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह देते रहेंगे और इस तरह काम चलाएंगे। बाय द वे, जो पाकिस्तान के अंदर रिको डेक की कॉपर माइन है, वहाँ पर भी सबसे पहले कौन आया था इन्वेस्टमेंट करने के लिए? चिलियन माइनिंग कंपनीज ही आई थी, है ना, दिलचस्प बात। और फिर उन्होंने ये कहा बैंकिंग और फाइनेंस को भी यार प्राइवेटाइज कर दो, बैंक्स को नेशनलाइज कर दिए थे ना, प्राइवेटाइज कर दो। जाहिर बात है जो फॉरेन बैंक्स थे उन्होंने जो चिलियन बैंक्स उनको ख़रीद लिया दोबारा से, अमेरिकन कैपिटल ने अपनी ग्रिप वहाँ पे बना ली, और ये इसमें कोई शक नहीं कि आफ्टर लिटिल व्हाइल द इकोनॉमी स्टार्टेड टू ग्रो रैपिडली, मगर फिर एकदम से 82 के अंदर एक स्पेकुलेटिव क्राइसिस आया, धड़ाम करके इकोनॉमी फिर बैठ गई। तो मिल्टन फ्रीडमन साहब कहते हैं कोई मसला नहीं है, हमारी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वो कहते हैं कोट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इज टू इंक्रीज इट्स प्रॉफिट्स। यही साडा सोशल काम है कि हमने मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है, दैट्स इट, वी डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स, दैट्स आवर ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेक मनी। ओके,
इसको नाओमी क्लाइन ने अपनी किताब शॉक थेरेपी में नाम दिया डिजास्टर कैपिटलिज्म। डिजास्टर कैपिटलिज्म क्यों? क्योंकि मिल्टन फ्रीडमैन भाई साहब कहते हैं only a crisis, actual or perceived, produces real change. When that crisis occurs, the actions that are taken depend on the ideas that are lying around. यानी कि देखो ना, चिले के अंदर क्राइसिस हुआ, बहुत अच्छा हुआ, क्राइसिस हुआ, बंदे मरे, कू हुआ, गम्मट गिर गई, वाला कहना, अब हमें मौका मिला कि हम सारी इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर कर देंगे। इनफैक्ट उसका ये भी नुक्ता नज़र था कि जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर भी हो जाए ना, तो वहाँ पे भी उस मौके को इस्तेमाल करते हुए पूरी इकोनॉमी रिस्ट्रक्चर कर दिया करो। जिस तरह हरिकेन वगैरह अमेरिका के अंदर आया, उसने कहा ओह बड़ा अच्छा मौका है जी, पूरी इकोनॉमी रिस्ट्रक्चर कर दो। सो नियो लिबरलिज्म इज कॉल्ड डिजास्टर कैपिटलिज्म बिकॉज इट यूजेस एवरी डिजास्टर दैट हैपेंस इन एनी कंट्री टू फर्दर प्राइवेटाइज एंड मेक द रिच रिचर एंड द पोर ऑफ कोर्स स्टे पुअर। दैट्स व्हाट दिस मीन्स। After 1982, Chile then begin to grow and begin to grow quite rapidly. Foreign investment वगैरह भी आ रही थी, मगर obviously inequality भी बढ़ती चली गई। Real wages stagnated, यानी real wages उठी नहीं उस वक्त के बाद, वहीं पे खड़ी रहीं। Healthcare and education access worsened for the poor. Pension privatization left many retirees in poverty. यानी कि the rich got richer, GDP बढ़ गई, मगर उसमें से बड़ा हिस्सा किसको मिला? अमीर तबके को। गरीबों को उसमें से क्या मिला? टुटू, इंजॉय करें आप। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोई है नहीं, फ्रीडमैन ने कह दिया, तो सानू की मरो। अब पिनोशे साहब की भी किसी ना किसी वक्त हम कहते हैं उसने भी फना होना था, ख़त्म होना ही था। 1988 के अंदर फाइनली जाके पिनोशे ने रेफरेंडम कराया कि आई शुड कंटिन्यू, बट ही लॉस्ट दैट रेफरेंडम इन 1988। ये वो वक्त था कि जब कोल्ड वॉर भी ख़त्म हो रही थी, तो एक वेव लैटिन अमेरिका में चली फॉर डेमोक्रेटाइजेशन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड by Samuel Huntington the third wave of democratization। ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर भी इसी वक्त आप जानते हैं जनरल ज़ियाउल हक जो है मिस्टीरियसली एकदम से जो है ना दुनिया से प्यारे हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। दुनिया को प्यारे होते तो यहीं रहते, मेरा मतलब अल्लाह को प्यारे हो गए, और यू नो ही वाज नो लॉन्गर हियर। सो mysteriously these dictators started to lose referendums because अमेरिका ने कहा नहीं, अब हमें सोवियत यूनियन से ख़तरा नहीं। वहाँ पे ऑलरेडी बर्लिन वॉल गिर रही है, चेंजेस आ रहे हैं ईस्टर्न यूरोप में, गोरबाचोव इज़ आवर मैन इन द सोवियत यूनियन, मसला हल हो गया है, अभी थोड़ी देर में और सारी चीज़ को हम रैप अप करके साइड पे करेंगे। तो उन्होंने कहा अब हमें इस किस्म की सख्त डिक्टेटरशिप की जरूरत नहीं है। सो दे काइंड ऑफ लेट द फुट ऑफ द गैस, एंड एज सून एज दे लेट द फुट ऑफ द गैस, तो डेमोक्रेसी वगैरह की थर्ड वेव शुरू हो गई और डेमोक्रेटिक रिजीम्स पावर में आई। In 1990, he stepped down as head of state, but he was still commander-in-chief. 10 years later, in 98, in fact, finally जाके he retired as senator for life. उसको senator of life की position दे दी जब वो referendum हार गया। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी immunity थी कि कोई इसको prosecute नहीं कर सकता। तो अब उसको 98 में वो भी छोड़नी पड़ी, और UK वो गया अपना इलाज करवाने के लिए, तो स्पेन की गवर्नमेंट ने कहा कम बख्त को अरेस्ट करो, he is a murderer। और उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा कि you have to arrest him। इसने इतना बंदा मारा जिसकी हद साहब कोई नहीं। तो यूके गवर्नमेंट ने फौज अपनी पुलिस वगैरह भेजी, अरेस्ट किया, मगर उन्होंने कहा नहीं हम ट्रायल नहीं कर सकते, इसके बुढ़ा बहुत हो गया, बीमार बहुत है, हम इसका ट्रायल नहीं कर सकते। इसके बजाय उन्होंने कहा कि हम चिली वापस भेज रहे हैं, वहाँ पे ये हाउस अरेस्ट में रहेगा, और वहाँ पे वो वापस चला गया, हाउस अरेस्ट में रहा। वहाँ पे मार्गरेट थैचर भी उसको मिलने आई, कैसी हैं आप पिनोशे, ठीक हैं, आपने बड़ा अच्छा काम किया हम सब के लिए, यू नो, वगैरह वगैरह, मिल के गए एंड सो ऑन। क्योंकि थैचर भी वही थी, पिनोशे भी, ये सारे राइट विंग के लोग थे, कंजर्वेटिव्स थे और नियो लिबरल्स थे एंड सो ऑन। 2000 में चिलियन कोर्ट्स ने फाइनली फिर कहा कि जी पिनोशे की इम्यूनिटी हम ख़त्म कर रहे हैं, मगर फिर भी ट्रायल पे नहीं उसको खड़ा कर रहे थे। क्यों? कि जी बुढ़ा बहुत हो गया है, मारी ना जाए, हम नहीं कर सकते, बहुत बीमार है, वगैरह वगैरह। 2002 में पिनोशे फाइनली रिजाइंड एज अ लाइफ लॉन्ग सेनेटर एक्सेट्रा, और उसी वक्त में जो इसका चीफ ऑफ पुलिस था, जिसने असल में सारे बंदे मारे, जो उनकी ISI का हेड था, उसके खिलाफ इनफैक्ट एक ट्रायल हुआ और उसको 15 साल जेल हुई ओवर द डिसअपीयरेंस एंड डेथ एंड टॉर्चर ऑफ जर्नलिस्ट्स एक्सेट्रा। सेनेट ने उसके बाद रिस्टोर ये भी कर दिया कि प्रेसिडेंट के पास राइट है कि वो जनरल वगैरह को डिसमिस कर सकता है, मिलिट्री कमांडर्स को चेंज कर सकता है। आपको पता है पाकिस्तान में करके देखे, लग पता जाएगा बच्चों के क्या होता है, वैसे लीगली अलाउड है। और फिर 2006 के अंदर लो जी सोशलिस्ट जो हैं वो इक़्तिदार में आ गए। मिशेल बैचेलेट के बिकेम द फर्स्ट वुमन to win an election in the history of Chile, and she came to power. She is a socialist. In fact, आते ही उसने ये कहा कि मैं तो चीन से भी दोस्ती कर रही हूँ, और उसने कहा कि
आगे बताता हूँ, क्यूबा से भी मैं दोस्ती कर रही हूँ, मगर दिस वाज द फर्स्ट डील दैट इनफैक्ट चाइना मेड इन लैटिन अमेरिका। उससे पहले लैटिन अमेरिका में उनकी कोई डील नहीं थी, और ऑब्वियसली अमेरिका खुश नहीं था। जनरल लॉरा रिचर्डसन ने कहा जी कि चाइना इज़ ऑन द 20-yard लाइन टू आवर होमलैंड, चाइना यार हमारी बैकयार्ड में घुस गया, इसको हमने फारिग करना है। मगर अमेरिका ने कोई उस किस्म का एक्शन नहीं किया, जिस तरह 70s में CIA उड़ा दे, ये वो नहीं किया उन्होंने, ठीक है। 2006 दिसंबर में पिनोशे फाइनली डाइड एट द एज ऑफ 91, नेवर स्टूड ट्रायल, कोई उसके खिलाफ केस जो है वो कोर्ट तक नहीं पहुंचा, केस बहुत हुए, कोर्ट तक नहीं पहुंचे, एंड सो ऑन। 2007 में गवर्नमेंट ने फिर और मज़ीद 12 लोगों के हवाले से कहा कि इनको हम कॉम्पनसेशन देंगे, और काफ़ी भारी कॉम्पनसेशन देंगे, इन लोगों को हमने मारा, इनकी फैमिली मेम्बर्स को हमने मारा। इस किस्म के ट्रायल्स बार बार हो रहे थे। 2009 में बैचलेट वेंट टू क्यूबा, देयर इज़ राउल कैस्ट्रो, फिडेल कैस्ट्रोज ब्रदर, ऑफ कोर्स ही इज़ नाउ वाज एट दैट टाइम द प्रेसिडेंट एक्सेट्रा, और उसने कहा कि हम क्यूबा और चिले के अच्छे ताल्लुकात होंगे, एंड सो ऑन। दिस इज़ आफ्टर 4 decades आफ्टर साल्वाडोर अयेंदे एंड सो ऑन। और 2012 के अंदर कोर्ट्स ने यह कहा कि जिन लोगों ने विक्टर जारा को मारा था, जो 8 ऑफिसर्स थे जिन्होंने विक्टर जारा को मारा था, उनको अरेस्ट किया जाए। बड़ा जुल्म किया वो चिले की कल्चर के साथ, ग्रेट आर्टिस्टिक फिगर के साथ, उनको भी तुन दिया। और दिस इज मिशेल बैचलेट्स फादर, दैट्स हर इन फैक्ट व्हेन दे वर वेरी यंग, एंड इन जनरल अल्बर्टो बैचलेट वाज प्रो अयेंदे। पिनोशे ने जब कू किया तो उसने इसको भी टॉर्चर करके कत्ल किया, टॉर्चर करके मारा। तो व्हेन मिशेल बैचलेट केम बैक टू पावर, तो फिर उसके बाद फाइनली जाके कोर्ट्स ने भी ये कहा कि हम माफ़ी मांगते हैं, और जो हमने किया 70s के अंदर, कोर्ट्स ने जो किया वो बड़ा गलत किया। 2 रिटायर्ड कर्नल्स जिन्होंने इसके प्यो को टॉर्चर करके कत्ल किया था, उनको फिर सेंटेंसिंग वगैरह भी हुई, और कोर्ट ने ये भी कहा कि 30 और मज़ीद पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, उनको भी मिलियंस में अदा किया वगैरह वगैरह। कुछ ना कुछ कोशिश की redress करने की, all the wrongs that they did. In 2020, a referendum backed the rewriting of the Pinochet constitution, कि ये constitution बिल्कुल कोई democratic constitution नहीं, इसको ख़त्म किया जाए, नया constitution मुतारफ़ किया जाए। और अब सूरत हाल ये है कि गैब्रियल बोरिक, who was only 36-year-old, won the election thanks to social media। इतना पॉपुलर आदमी 36 साल की उम्र पे हो गया, कमाल नहीं है? मेरी उम्र 49 हो गई, मुझे तो किसी ने अभी तक लिफ्ट नहीं कराई। और उसने कहा जो न्यो लिबरल रिफॉर्म्स हुए हैं, हम सब इसके खिलाफ हैं, हम वेलफेयर चाहते हैं, हम सोशलिज्म चाहते हैं। इनफैक्ट उसकी जो पार्टी, उसका नाम है सोशलिस्ट कन्वर्जेंस एक्सेट्रा। सो ही इज़ द यंगेस्ट प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री of Chile, in fact the youngest president of any country at that time in 2022, only 36 years old, and right now only 39 years old, imagine, very young man, right? और कम्युनिस्ट पार्टी भी दोबारा जिंदा हो गई। कामिला वलेजो, member of the Communist Party, student leader, etc., very young woman, became the official spokesperson is the official spokesperson for the present government of Chile. In other words, a new generation has come to power, a new chapter in the life of Chile is opening up with the 21st century.